अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज आपके लिए नावल लेकर आई जिसका नाम है एहराम में जनून और इसके राइटर हैं अलवी राजपूत। बहुत अच्छा उम्दा नावल है। तो इस नावल को अब शुरू करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। तो अब इसको शुरू करते हैं। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हमसे तुमको राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो के ना याद हो। लबे शीरी, चची लबे शीरी किधर है? 8 साल का प्यारा सा बच्चा खानवेला में किसी छोटी सी बच्ची को ढूंढ रहा था। कौन? यहाँ तो कोई जामेशीरी नहीं। तुम्हें पता है डॉक्टर ने जामेशीरी मना की हुई है। हमारे घर में तो कोई जामेशीरी नहीं। मिसेस जहान मजाकी अंदाज में बोली। चची जान, लफ्ज़ पे जोर देकर नाराज़गी का इजहार किया गया। अरे अरीश बेटा, नाराज़ तो मत हो, हम तो मजाक कर रहे हैं। आपकी लबे शीरी साहिबा के अलावा घर में और है ही कौन? हा हा। मिसेस जहान ने अर्श को मज़ीद तंग किया। चची आपको पता है ना, मैं लबे शीरी को ढूंढ रहा था और आपने मुझे बातों में लगा लिया। अर्श ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए कहा। वो तो कमरे में है, तुम जाओ देखो ज़रा क्या कर रही है। उठ गई होगी, देखना कहीं गिर ना गई हो तुम्हारी लबे शीरी। ये ना हो कि लबे शीरी की जगह असली जामे शीरी बन जाए। हाँ हाँ, मिसेज जहान ने प्यार से अर्श को कहा। ओके चाची, मैं अभी गया। मिसेस जहान को गाल पर बोसा देते हुए अर्श ने कहा और भागकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ये है खान वेला, जो वेला कम अल्हम्दुलिल्लाह चिड़िया घर ज़्यादा है। ऐसा खान इस घर के बुज़ुर्ग, इनके 2 बेटे अफसंद खान और जहान खान, दोनों माशाल्लाह से शादीशुदा हैं। ऐसा खान को सभी आगा जान और इनकी अहलिया शाहिदा बेगम को आगा जानी कहते हैं। असफंद खान की शादी इनकी पसंद से ज़ारा खान से हुई और इनका एक ही बेटा 8 साला अर्श खान। नीली समुंदरी सी आंखें, गाल पर पड़ने वाला डिम्पल, सफ़ेद रंग का हामिल, वो बहुत खूबसूरत है। इसके बाद जहान खान, इनकी शादी इनकी पसंद से हाइमा खान से हुई। इनके 2 बच्चे 7 साला दरियाब खान और एक बेटी हाले नूर। 4 साला ये बच्ची सबकी ही जान है। सुर्ख गाल, सब्ज़ आंखें जो इसने हाइमा खान से ली हैं, दूधिया रंगत, वो पठान की शबाहत रखती है और दोनों गालों पे गड़े जो इसे मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं। दरियाब खान की आंखें भूरी रंग की, सफ़ेद रंगत, वो भी खूबसूरत है। मतलूबा कमरे में पहुंच के इसने उधर उधर निगाह दौड़ाई और बिला आखिर इसे अपनी लबे शीरी नज़र ही आ गई। गुलाबी रंग की बारबी फ्रॉक में वो 4 साला छोटी सी बच्ची बिस्तर पर बारबी डॉल से खेल रही थी। वो खुद ही बारबी लग रही थी। लबे शीरी, अर्श की आवाज़ पर जहाँ जहाँ इसने दरवाजे की तरफ देखा और अर्श को देखकर इस गुलाबी फ्रॉक में मलबूस बच्ची की ग्रे आंखें चमक गई। वहीं अर्श साकत रह गए। इसे देखकर वो फ़िलहाल बारबी कम कुछ चुड़ैल लग रही थी। सुर्ख लिपस्टिक से दोनों गाल रंगे हुए थे। सुरमा अलग अपनी नाकदरी पर मातम कर रहा था। अभी वो इसका जायज़ा लेकर शदीद सदमे का शिकार था, तभी वहाँ दरियाब ने एंट्री मारी। अर्श तो एक के बाद दूसरा सदमा बर्दाश्त करके मज़ीद सदमे में चला गया कि ये अचानक कौन सी आफत नाजिल हो गई। ये कौन सी मखलूक आ गई हमारे घर और हमारी छोटी हूर किधर गई। ये पेशर गोई करने वाला दरियाब था। अरे ये कोई मखलूक नहीं बल्कि ये तो अर्श की हूर ही है जो आज अपनी असल हालत में आ गई है। हाँ हाँ, बस कर दो यार, अब बाल की खाल उतारोगे? निकलो इधर से, अफलातून हो तुम पूरे। चच्ची ठीक कहती हैं कि आफते हैं इस घर में। अर्श ने मसनूई गुस्से का इजहार किया। क्या मेरी मामा ने ये सब कहा? दरियाब ने हैरत से अजलान को देखा। जी, क्यों, कुछ कमी रह गई है क्या? अर्श ने मीठा सा तंज किया। अभी दरियाब कोई और शगुफा छोड़ता कि मिसेस जहान कमरे में दाखिल हुई और अंदर का माहौल देखकर हैरान हो गई। ये क्या हालत की है अपनी? उफ, मैं इस लड़की का क्या करूं? मिसेस जहान परेशानी से बोली। चची जान, आप मेरी लबे शीरी को कुछ ना कहें। अर्श हाले नूर के दिफा में बोला। इसे छोड़ें मामा जान, आप मेरी बात सुने। आपने अर्श को आफते क्यों कहा? हालांकि वो तो एक ही है। दरियाब ने बात घुमाकर अर्श पर डाल दी। क्या? अर्श तो अपने से छोटे पैकेट की बात सुने हक्का बक्का रह गया। ऐसा किसने कहा आपसे कि हमने अर्श को कहा था? वो सब आप और इस आफत को कहा था। मिसेस जहां ने हाले नूर की तरफ इशारा करते हुए कहा। चची जान, आप हाले को कुछ ना कहें, वो तो मासूम है। आप इस दरियाब को कहीं कहें जो पूरा अफलातून है। अर्श ने हाले के पास बैठते इसका चेहरा साफ करते हुए कहा। क्यों क्यों? हाले नूर को क्यों नहीं कहना कुछ? अभी की हरकत देखी है इन मोहतरमा की? दरियाब ने लगी पिटी रखी। अभी बेइज्जती? दरियाब खान को कहाँ
कबूल थी, अपनी बेइज्जती दरियाब खान को कहाँ कबूल थी। ये सिर्फ मेरी लबे शीरी है और हाले भी आप सबके लिए नूर है, इसलिए तुम भी नूर कहो। अर्श ने दरियाब को टोकते हुए कहा, बस कर दो तुम दोनों, अब लड़ने ना लग पड़ना, चलो बाहर। दरियाब कुछ कहते से पहले ही हाइमा खान बोल पड़ी। अस्सलाम वालेकुम। असमत खान जो अभी ऑफिस से लौटे थे, लाउंज में सबको बैठे देखा, सलाम किया। वालेकुम सलाम, आओ बरखुदार, अभी तुम्हें ही याद किया जा रहा था, आगा जान ने सिकंदर शाह को देखते कहा। बाबा। असफर खान के सोफे पर बैठती हुई नन्ही परी इन्हें देखकर खुशी से पुकारने लगी। ओ बाबा की जान, इधर आओ बाबा के पास। असफर खान ने मोहब्बत से चूर लहजे में हाले नूर को कहते साथ अपनी गोद में बैठाया तो वो नन्ही परी इनके हाथों से खेलने लग गई। बड़े पापा आप मेरे हैं, नूर गंदी है, आप इससे प्यार ना करें। दरियाब जो हाइमा खान के साथ बैठा था, हाले को अपने बाबा के पास देखकर झट से बोला। अपनी बेइज्जती याद आ गई थी मौसफ को। हाले असफंद को बाबा कहती थी, अर्श से सुन के वो भी बाबा कहने लगी। बाबा आपके भी हैं मेरी जान, इधर आओ। सिकंदर शाह ने दरियाब को अपने पास बुलाते कहा। इस सब में अर्श खामोश बैठा सबकी बातें सुन रहा था। वो ऐसा ही था, संजीदा तबीयत का मालिक, ज़्यादा बात नहीं करता था। आगा जान आप क्या कह रहे थे? असफंद खान ने आगा जान को मुखातिब करते हुए कहा। भाई मैंने एक फ़ैसला किया है, तुम्हारा इंतज़ार था, सभी का मौजूदगी में ये फ़ैसला बताना चाहता था। आगा जान ने अपनी बारब आवाज़ में कहा। कैसा फ़ैसला आगा जान? इनकी बात पे असफंद खान ने हैरानगी से पूछा। हैरान तो बाकी सब भी थे कि अचानक आगा जान ने कौन सा फ़ैसला कर लिया। दरअसल मैं चाहता हूँ कि अर्श और नूर का निकाह कर देना चाहिए, घर के बच्चे हैं, रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे, और वैसे भी नूर सबसे ज़्यादा अर्श से ही मानूस है। आगा जान ने कुछ तौक़ुफ़ के बाद अपना फ़ैसला सुनाया। पर आगा जान, नूर अभी बहुत छोटी है और अर्श की भी इतनी उम्र नहीं, मुझे नहीं लगता ये फ़ैसला ठीक रहेगा, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें बच्चों की ज़िंदगी का मामला है। आगा जान की बात पर जहाँ सब एक दूसरे को हैरत से देखने लगे, वहीं जहान खान ने अपनी राय दी। देखो बेटा, मुझे भी ये फ़ैसला ठीक लगा है, घर के बच्चे हैं, क्या हर्ज है। और रही बात उम्र की, तो अर्श माशाल्लाह से काफ़ी समझदार है, इतनी सी उम्र में इसको मसला नहीं होगा, और नूर को जब बड़ी हो जाएगी समझदार तो तब बता दिया जाएगा। जहां खान की बात पर आगा जानी ने तहम्मुल से जवाब दिया। ठीक है आगा जान, अगर आपने ये फ़ैसला किया है तो ज़रूर कुछ बेहतर सोच के किया होगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। असफंद खान रौबदार आवाज़ में बोले। और जहान तुम क्या कहते हो? आगा जान ने जहान खान से पूछा। मुझे भी मंजूर है आपका फ़ैसला, जहान खान ने अपना जवाब दिया। तो ठीक है, इस जुम्मे को निकाह रख लेते हैं, नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। आगा जान ने हतमी फ़ैसला सुनाया। ज़ारा खान तो खुशी से हाइमा खान के गले लगी, इनकी ख्वाहिश पूरी होगी नूर को अपनी बहू बनाने की, जैसा आपको मुनासिब लगे। आगा जान की बात पर असफंद खान ने जवाब दिया और सब उठकर अपने अपने कमरों में आ गए। क्या हुआ, आप कुछ परेशान हैं, कोई बात है क्या? ज़ारा खान जो काम से फारिग होकर रूम में आई थी, असफंद खान को परेशान देखकर पूछने लगी। नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं, बस सर में दर्द है। असफंद खान ने झूठ का सहारा लेते हुए इन्हें मुतमिन किया। दरअसल आज इनकी एक कंपनी से मीटिंग थी जिसमें मलिक इंडस्ट्री भी शामिल थी। जिस डील के लिए ये मीटिंग थी वो खान इंडस्ट्री को मिल गई, जिस पर मलिक इंडस्ट्री के ओनर को अपनी तजलील महसूस हुई। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ये डील इन्हें मिल जाए, क्योंकि इससे कंपनी को बहुत फ़ायदा होता, पर खान इंडस्ट्री को ये डील मिली। शुजात मलिक जो कि मलिक इंडस्ट्री के ओनर थे, वो साथ में एक माफिया गैंग से भी ताल्लुक़ रखते थे, जिसका किसी को नहीं पता था। वो दुनिया की नज़र में एक बिजनेसमैन थे, लेकिन हकीकत में वो एक माफिया गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने असवद खान को धमकियां दी कि जिससे वो परेशान थे, लेकिन वो घर वालों को बताकर इन्हें परेशान नहीं करना चाह रहे थे। वो मामले को अपने तरीके से हल करना चाहते थे। मैं मेडिसिन देती हूँ, आपको खाकर आराम करें। ज़ारा खान ने मेडिसिन देते पानी का गिलास इन्हें पकड़ाया। मेडिसिन लेने के बाद वो आराम करने लगे और ज़ारा खान रात के खाने का इंतज़ाम करने किचन में आ गई। आखिर वो दिन भी आ गए जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आगा जान तो बहुत खुश थी, इनकी खुशी इनके चेहरे पर खूब वाज़ह थी। सभी लॉन्च में बैठे काजी साहब का इंतज़ार कर रहे थे, तभी मुलाजिम ने काजी साहब के आने की इतला दी। काजी साहब भी लॉन्च में आ गए, जहां सब मौजूद थे। काजी साहब, निकाह शुरू कीजिए। आगा जान ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। अर्श असफंद खान वल्द असफंद खान, आपका निकाह हाले नूर वल्द जहां खान से 10 लाख रुपए हक में है तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब के पूछने पर अर्श ने अपने बाबा की तरफ देखा। अर्श बेटा बोलो, कबूल है? सिकंदर शाह ने अजलान की सवाल नज़रों को समझते कहा, कबूल है। 3 मरतबा कबूल के बाद काजी साहब
का रुख नूर की तरफ था, जो सर पर सर दुपट्टा ओढ़े, जो आगा जानी ने दिया था, बैठी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हाले नूर वल जहान खान, आपका निकाह अर्श असफंद खान वल्द असफंद खान से 10 लाख रुपए तय पाया है, क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूर बेटा बोलें कबूल है। आपकी बात जहान खान ने हाले नूर को बताया, कबूल है। 3 मरतबा कबूल के बाद इस सब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। मुबारक और लाला जान। जहान खान और असफन खान बलगीर होते खुशी से बोले, तुम्हें भी मुबारक। और असफन खान ने भी जवाबी मुबारकबाद दी। काजी साहब को बाहर छोड़ने के बाद सब खुशगपी में मसरूफ़ हो गए और बच्चे अलग से बैठे बातें करने लगे। वैसे एक बात बताऊं अर्श, आज ना बड़ा कोई ख़राब दिन था मेरा। सुबह एक ट्रेल देखी और अब एक और, वो भी सुर्ख रंग का दुपट्टा लिए। सभी बातें कर रहे थे। तभी असफंद खान का मोबाइल रिंग हुआ। उन्होंने नंबर देखा तो एक साया सा इनके चेहरे पर आया, जो जहान खान से मुख्फी ना रह सका। एक्सक्यूज़ मी, असफंद खान कहते बाहर निकल गए। इन्हें जा देख कर जहान खान भी इनके पीछे बाहर आ गए, लेकिन अगली बात सुनकर इनका अपना शक भी यकीन में बदल गया। नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, असफंद खान गुस्से से बोले। हाँ हाँ। मुकाबिल जो भी था वो मकरू हंसी हंसता, जो असफर खान को मज़ीद तैश दिला गया। तुम कुछ नहीं कर सकते, मुझे अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? मुकाबिल की बात पे असफर खान गुस्से से बोले, सुना है खान वेला की बेटी बहुत खूबसूरत है, इसे इतनी सी उम्र में जब बड़ी होगी तो क्या मढ़ाएगी। वो मकरू आवाज़ में बोला, शट अप, खबरदार अपनी गंदी नज़र से हमारे घर की औरतों को देखा, अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। मलिक असफर खान इसकी बात पर आग बबूला हो गए और अपनी बात कहते फ़ोन काट दिया। जहां खान ने जल्दी से इनके पास आए। क्या हुआ लाला, कोई परेशानी है? मुझे बताएं। जहां खान के पूछने पर सिकंदर शाह ने इन्हें सारी बात बता दी। ये तो बहुत बड़ा मसला है, अब क्या चाहता है वो? जहां खान ने सारी बात सुनने के बाद पूछा। मिलना चाहता है, कह रहा है कि तुम्हारे फ़ायदे की बात है, अगर ना आए तो वो नूर को नुकसान पहुँचा देगा। असफ़ खान ने परेशानी से कहा, आप फिक्र ना करें लाला जान, मैं जाऊँगा, देखता हूँ कौन सा फ़ायदा दे रहा है ये मलिक। जहान खान कहते ही बाहर निकल के सिकंदर शाह भी इन्हें जाता देखकर कुछ मुतमिन हुए। खान वेला से निकलने के बाद इनका रुख शुजात मलिक की बताई हुई जगह पर जाना था। रास्ता सुनसान था, जो कि जंगल के करीब से गुजर रहा था। आगे जाके 2 रास्ते बन जाते थे, जिनमें से एक पे रोड ब्लॉक का बोर्ड लगा हुआ था। वो रास्ता आगे से ख़राब था। जहान खान दूसरे रास्ते पर टर्न लेते कि तभी एक तेज़ रफ्तार गाड़ी पीछे से आई और जहान खान की गाड़ी को टक्कर मार के आगे निकल गई। जहान खान अचानक लगने वाले झटके से गाड़ी संभाल ना सके और गाड़ी रॉन्ग वे पे मुड़ी। सड़क टूटी हुई थी और आगे खाई थी। जहां सिकंदर ने गाड़ी संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना संभाल सके और गाड़ी खाई में जा गिरी। गाड़ी के गिरते ही दूसरी गाड़ी में से इस आदमी ने फ़ोन निकाला और किसी को कॉल मिलाई। बॉस, काम हो गया, जैसा आपने कहा था वैसे ही हुआ। किसी को शक नहीं होगा कि ये एक्सीडेंट नहीं, एक साजिश थी। मुकाबिल की फ़ोन उठाते ही वो आदमी बोला, बहुत खूब, मुझे यकीन था कि ये काम तुम कर सकते हो, तुम्हारा इनाम तैयार है, तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हारा मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। अब बस मैं असफंद खान की बर्बादी देखना चाहता हूँ। बहुत होशियार बन रहा था, अपने भाई को बेच कर इसे हमेशा के लिए ही ऊपर भेज दिया है। हाँ हाँ, मकरू कहका लगाते इस शख्स ने कॉल काट दी। असफर खान, अब तुम्हें पता चलेगा कि शुजात मलिक क्या चीज़ है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। ये मेरा है, छोड़ो इसे। दरियाब हाले नूर से टेडी बियर खींचते हुए बोला, नहीं जी मेरा है, नहीं ये मेरा है। अर्श, ये मेरा है ना? हाले टेडी बियर पे गिरफ्त मजबूत करते हुए अर्श को देखकर मासूमियत से बोली, जी ये हाले का ही है, अब खेलो। अर्श हाले की इसरो गाल खींचते प्यार से बोला और एक नज़र दरियाब को देखा, जो गुस्से से अब टेडी बियर छोड़े से घूर रहा था। अर्श, ये चीटिंग है, तुम नूर की साइड क्यों ले रहे हो? दरियाब रोनी सूरत बनाए अर्श से बोला, क्योंकि हाले मेरी है, इसे जो पसंद होगा मैं दूंगा इसे। अर्श हाले को देखते दरियाब से बोला, बाबा। दरियाब ने अर्श के जवाब पे तब कर असफंद खान को पुकारा। दरियाब की हालत देखकर सब ही हंस रहे थे। अभी असफंद खान बोलते कि इनका फ़ोन रिंग हुआ। कॉल यस करते ही जो खबर इन्हें मिली, इसे सुनकर इनके सर पर जैसे सामान गिरा हो। वो नडाल होकर सोफे पर गिरे। क्या हुआ, कौन था? आगा जान ने असफंद खान को देखकर पूछा। आगा जान, वो असफंद खान से अल्फाज नहीं बन पा रहे थे कि बताने को। क्या वो? आगे भी बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, बोलो क्या वो? आगा जान बेचैनी से बोले, आगा जान हमें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। असमा खान ने रंदी आवाज़ में कहा, हॉस्पिटल पर क्यों भाई साहब? असमा खान की बात पर हाइमा शाह परेशान सी बोली, क्यों? हाँ क्यों जाना है, हुआ क्या है, पूरी बात तो बताओ।
आगा जान ने हामा खान की हाँ में हाँ मिलाई। आगा जान पहले हॉस्पिटल चलते हैं, आपको पता चल जाएगा। असफर खान कहते बाहर निकल गए, इनके पीछे ही आगा जान भी निकल गए। अस्पताल पहुंचकर वो आईसीयू के बाहर पहुंचे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खोला और डॉक्टर और नर्सेज बाहर आ गई। डॉक्टर पेशेंट की तबीयत कैसी है, असफर खान ने जल्दी से पूछा। आगा जान फिलहाल सूरत हाल से अनजान थे, वो बस असफर खान को देख रहे थे जो परेशानी से डॉक्टर से मरीज़ का पूछ रहे थे। देखिए असफर खान, एक्सीडेंट बहुत सीरियस था, बचने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन आप इसे मुआवजा कहें या कुछ और, ऑपरेशन कामयाब गुजरा। अब वो ख़तरे से बाहर हैं, कुछ ही देर में रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, अब मिल सकते हैं। हुआ क्या है असफंद, कुछ बताओ तो सही, कौन है अंदर जिसके लिए तुम इतने परेशान हो, आखिर बता क्यों नहीं रहे। आगा जान असफर खान को परेशान देखकर पूछने लगे। वो आगा जान, जहान का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस तभी परेशान था। असफर खान ने बिलाखिर बताया। क्या, जहान का एक्सीडेंट कैसे हुआ, और ये और तुम अब बता रहे हो, हमें पता नहीं कैसा होगा। अब आगा जान परेशानी से बोले। आगा जान तब सबके सामने बताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया, और अब वो ठीक है, असफर खान ने तसल्ली देते हुए कहा। कहाँ है, अब मुझे मिलना है इससे, आगा जान बेचैनी से बोले। चलें आगा जान, जहान को रूम में शिफ्ट कर दिया है, मिल लें। असफर खान कहते रूम में दाखिल हो गए। वक्त का काम है गुजरना, और वक्त पर लगा कर गुजर गया। आगा जान इस दुनिया में नहीं रहे, और इनके 1 साल बाद आगा जानी भी दुनिया से कूच कर गई। शुजात मलिक की दुश्मनी और बढ़ गई थी खानवेला के मकीनों से। 15 साल बाद, मामा हमारे बाल बना देना, हमें देर हो रही है यूनिवर्सिटी से। 19 साल हाले नूर जो यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर में थी, तैयार होकर अब हाइमा खान को आवाज़ दे रही थी बाल बनाने के लिए। कमर से नीचे तक आते स्याह सिल्की बाल, जिन्हें हमेशा हाइमा खान ही बनाते थी। मामा जा हाइमा खान के ना आने पर एक बार फिर हाल ने रूम का दरवाज़ा खोलकर पकड़ने के लिए मुंह खोला, लेकिन बाहर मौजूद शख्सियत को देखे बाकी के अल्फाज मुंह में रह गए। ब्लैक 3 पीस में बालों को जेल की मदद से सेट किए, हल्की दाढ़ी से इसे और जाज़िब बना रही थी। नाभि लब आपस में भींचे हुए, बाएं हाथ पर रोलेक्स की कीमती घड़ी मुकीद किए मर्दाना वजाहत का मालिक अर्श खान अपनी नीली सहज़दा आंखों से वो मुकाबिल को अपने शहर में जकड़ रहा था। वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन गाल पे मौजूद डिम्पल इसे मज़ीद खूबसूरत बनाता। आप, अर्श को देखकर हाले डरते हुए बोली। जी मैं, अर्श ने हाले को देखते जवाब दिया, जो इस वक्त स्याह रंग की सादा सी फ़्रॉक पहने, कमर तक आते बाल, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरा मतलब है, आप कोई काम था? हाले ने इसकी नज़रों से गड़बड़ाते हुए कहा। क्यों, मैं बगैर किसी काम के नहीं आ सकता? अर्श ने इसकी हालत से महफूज होते कहा। नहीं नहीं, मेरा मतलब नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे। हाले ने नज़रें झुकाए जल्दी से कहा। छोटी मामा को क्यों बुला रही थी तुम? अर्श ने इसे देखते पूछा, जो अब घबराहट से हाथों की उंगलियां चटखा रही थी। वो हमें काम था इनसे, हाले ने जल्दी से जवाब दिया। क्या काम था नूर? हाइमा खान जो अभी नाश्ता बनाकर इधर आई थी, हाले की बात सुनकर बोली। वो मामा, आपको पता है ना, हमने यूनिवर्सिटी जाना है और हमारे बाल नहीं बने अभी तक, इसलिए आपको बुलाया। हाले ने एक चौड़ निगाह अर्श पर डालते हाइमा खान से कहा। नूर अब तो अपने बाल खुद बनाया बांधा करो, कितनी बड़ी हो गई हो, लेकिन बाल बांधना नहीं सीखा अभी तक। हाइमा खान ने इसकी बात पे इसे डांटा। मामा जान, हम कितने इतने बड़े हो गए हैं, अभी तो सिर्फ 19 के ही हुए हैं, और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई 50 साल की हूँ। हाइमा खान की बात पर हाले ने झंझलाकर कहा, और नज़र अर्श पर पड़ी जो इसे देख रहा था। हाले के देखते अर्श ने एक आईब्रो चाकर से देखा, जैसे कहना चाह रहा हो अभी तुम छोटी ही हो। इसकी इस तरह देखने से वो गड़बड़ा गई और जल्दी से हाइमा खान की तरफ नज़रें फेर लीं। अर्श बेटा, आप जाओ, नाश्ता तैयार है, मैं नूर के बाल बना कर आती हूँ। हाइमा खान ने अर्श को देखते कहा और हाले को लेकर रूम में चली गई। अर्श ने इनको जाता देखे अपने कदम नीचे की जानिब कर दिए, जहाँ सब बैठे नाश्ता कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। डाइनिंग टेबल पर बैठते अर्श ने असफर खान को सलाम किया, जो फ़िलहाल अकेले ही सरबराही कुर्सी पर बैठे थे, और ख़ुद इनकी दाएं तरफ बैठकर मोबाइल इस्तेमाल करने लगा। वालेकुम सलाम, ऑफ़िस का काम कैसा जा रहा है? असफर खान ने जवाब देते अर्श से पूछा। ऑफ़िस का काम भी ठीक जा रहा है, आज एक मीटिंग भी है मलिक ग्रुप से। अर्श ने नज़रें फ़ोन पर मरकोज़ की मसरूफ़ी से कहा। मलिक ग्रुप? असफर खान ने दोबारा पूछा, ये सोचते हुए कि शायद इन्हें सुनने में गलती हो गई हो। जी बाबा, अर्श ने संजीदा लहजे में कहा। क्या इस कंपनी का ओनर शुजात मलिक है? असफर खान ने पूछा। जी बाबा, यही नाम है। आप जानते हैं क्या? अर्श ने नज़रें फ़ोन से हटाते पूछा। गुड मॉर्निंग बड़े बाबा, ये हमारी यंग लेडीज़ कहाँ किधर हैं? अभी असफर खान अर्श की बात का जवाब देते, तभी दरियाब की आमद ने इनका ध्यान हटा दिया। बुरी आंखें
हल्की सी दाढ़ी, पेशानी पर बिखरे बाल, रफ से होली में वो बहुत डैशिंग लग रहा था। अर्श की निस्बत दरियाब, हंसमुख और शौक चंचल सा था। लो आ गई आपकी यंग लेडीज। असफ़ खान ने ज़ारा खान और हाइमा खान को आते देख दरियाब से कहा। सभी नाश्ते के टेबल पर मौजूद थे सिवाय हाले के, जिसकी गर्म मौजूदगी एक शख्स ने महसूस की थी। इतने में हाले तैयार होकर नीचे आ गए, जिसे देखकर एक शख्स के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। एक लम्हे के लिए अस्सलाम वालेकुम हाले ने बैठते साथ ही सबको मुश्तरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आज हमारी बेटी लेट क्यों है भाई? असफंद खान ने अस्सलाम का जवाब देते हाले से पूछा। वो बाबा, हम तैयार हो रहे थे इसलिए थोड़ी देर होगी। हाले ने असफंद खान की तरफ देखते वजह बताई। इसकी बात करने के दौरान इसके दोनों डिम्पल जाहिर होते और एक शख्स बहुत फुर्सत से इसके चेहरे को देख रहा था। असफंद खान ने सर को जनिश दी। और स्टडी कैसी जा रही है आपकी? अब की बार जहान खान ने मोहब्बत से पूछा। अच्छी जा रही हैं बाबा, हाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया। इसके मुस्कुराकर बात करने से वो दोनों डिम्पल मजीद गहरे हो गए। हाले को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो नज़र बेसाख्ता अपने सामने बैठे अर्श पर पड़ी, जो कब का इससे ही बस देख रहा था। हाले ने इसकी नज़रों से खाइफ होते अपना चेहरा झुका लिया, नाश्ता करने लगी। इसकी हरकत पे अर्श के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जादू आता है तुमको या किसी और इल्म में माहिर हो, हमारे दिल पे कब्जा किसी आम शख्स का काम नहीं। लेकिन अर्श की मौजूदगी में वो सही से नाश्ता भी नहीं कर पाई। हम चलते हैं बाबा जान, हाले जहान खान से बोली और सबको अल्लाह हाफिज़ कहकर उठ गई। अरे बेटा, आज ड्राइवर छुट्टी पर है, आप कैसे जाओगी? ज़ारा खान ने हाले को जाता देखकर कहा। ज़ारा खान के कहने पर वो रुक गई। अर्श, तुम भी जा रहे हो तो यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देना, नूर को रास्ते में ही है आपके। हाले कुछ कहती तभी असफल खान ने अर्श को मुखातिब करते कहा। जी बाबा, मैं कर दूंगा ड्रॉप, आप बेफिक्र हैं। अर्श ने असफल खान की बात पर हाले को देखते जवाब दिया और गाड़ी की कीज़ उठाकर बाहर निकल गया। इससे जाता देखे हाले भी पीछे चल दी। वो बाहर आई तो नज़र अर्श पर पड़ी, जो फ्रंट डोर खोले गाड़ी में बैठ रहा था। इसके बैठते ही हाले भी पिछला डोर खोलकर अंदर बैठने लगी, लेकिन यकदम अर्श की संजीदा आवाज़ पर वो रुक गई। आगे बैठो, मैं कोई तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। इससे पीछे बैठता देखकर अर्श बोला। हाले ने इसके गुस्से से डरते जल्दी से फ्रंट डोर खोला और गाड़ी में बैठ गई। सीट बेल्ट बांधो या वो भी अब कोई और बांधे? हाले जो बाहर देख रही थी, कानों में इसकी आवाज़ एक बार फिर आवाज़ पड़ने पर से वो जल्दी जल्दी सीट बेल्ट बांधने कम उलझने ज़्यादा लगी। हाले जो कब की सीट बेल्ट बांधने की कोशिश कर रही थी पर वो बंद ही नहीं हो रहा था। अर्श गौर से इसको देखने लगा। जब काफ़ी देर बाद बंद ना हुआ तो हाले ने मदद तलब नज़रों से अर्श को देखा, जो इससे ही देख रहा था। इसके देखने पर बोला, लाओ मैं कर देता हूँ, तुम तो अभी बच्ची हो, ये काम किधर से होगा? अर्श ने इसकी तरफ झुककर सीट बेल्ट बंद करते कहा और गाड़ी खानवेला से बाहर निकल गई। जब किसकी बच्ची वाली बात पर हाले को गुस्सा आ गया। मतलब अब एक काम ना हो पाने से वो इससे ऐसे कह रहा है, और वैसे भी बकौल हाले के कि अब सीट बेल्ट ही ख़राब था, इसमें हमारा क्या कसूर? हाँ तो हम आपसे छोटे हैं तो बच्ची ही हैं ना, आप तो हमसे 4 साल बड़े हैं, इस लिहाज से हम अभी बच्ची ही हैं। हाले ने इसकी बात पे अपना ही कोई फ़लसफ़ा झाड़ दिया। ओह, बेबी को गुस्सा आ रहा है। इसके फूले चेहरे को देखकर अर्श ने इसे छेड़ा, जबकि हाले इसकी बात पर सुर्ख हो गई। आप हमें तंग कर रहे हैं, हाले ने मिनमिनाते हुए कहा। हाँ हाँ, इसकी बात पे अर्श का एक जानदार कहका बुलंद हुआ। इसे हंसता देखिए हाले ने दिल में माशाल्लाह कहा, क्योंकि वो हंसते हुए और भी प्यारा लग रहा था। खुद पे हाले की नज़रें महसूस करके इसने हंसी को ब्रेक लगाई। आप हंसते क्यों नहीं हैं? हाले ने इससे वापस संजीदा होते देख पूछा। क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ, अर्श ने हाले को देखते हुए जवाब दिया। मतलब जो हंसते हैं वो पागल होते हैं? इसका जवाब सुनकर हाले ने मज़ीद पूछा। हाँ, वही संजीदा लहजा, तो फिर सब ही पागल हैं? हाले को इसकी बातों की समझ नहीं आ रही थी, इसलिए जो भी मुंह में आ रहा था वो पूछ रही थी। हाँ, जो बिला वजह हंसते हैं वो पागल ही होते हैं, अर्श ने आपकी बार हाले की तरफ देखकर जवाब दिया। तो फिर नॉर्मल कौन होते हैं? इससे खुद भी समझ नहीं लग रही थी कि वो क्या पूछ रही है, लेकिन अर्श इसकी हालत से अंदाज़ा लगा चुका था कि वो इसकी बातों से ज़िद हो रही है। जो मुस्कुराते हैं किसी वजह से। अब की बार अर्श की आंखों में वो वाज़ा शरारत थी। वो जो इससे किसी और जवाब की उम्मीद रख रही थी, इसकी बात सुनकर इसे समझ लगी कि वो क्या पूछ रही थी। इसने अर्श की तरफ देखा, जो मुस्कुरा के इसे देख रहा था। मतलब वो इसे तंग कर रहा था। तब से इस ख्याल से हाले को अपने सवालों पर अफसोस हुआ। आप हमें तंग कर रहे हैं, हम बाबा को बताएंगे। हाले ने असफंद खान का सहारा लिया।
क्या बताओगी ज़रा, मुझे भी तो पता चले कि कौन सा जुर्म सज़र कर दिया मैंने। अर्श ने असमत खान से डरने को खातिर में ना लाते उल्टा इससे बताने की वजह पूछी और तभी एक झटके से गाड़ी रुकी। हम बताएंगे कि ये हाले जो वजह बताने लगी थी अर्श को अपनी और झुकता देकर घबराहट से कुछ बोल ही ना पाई। ये क्या? अर्श ने इसकी तरफ झुकते कहा। क्या क्या? आप? घबराहट से हाले को कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। क्या मैं? अर्श इसकी हालत से महफूज होते बोला। आप क्या कर रहे हैं? पीछे हटे। हाले ने आंखें बंद करते जल्दी से कहा, फिलहाल तो कुछ नहीं करा, लेकिन थोड़ी देर और यहाँ रही तो सोचा जा सकता है। ये कहते साथ ही अर्श ने सीट बेल्ट खोल दिया। यूनिवर्सिटी आ गई है, अर्श कहते हुए पीछे हुआ। इसकी बात सुनकर हाले ने पट से आंखें खोली और बैग उठाकर बाहर निकलने लगी। तभी अर्श ने इसे अपनी तरफ खींचा और झुककर इसके गाल पर छोटी सी जिसारत कर गया। वो जो पहले हमले से नहीं संभली थी, इस अचानक इब्तिदा पर वो हया से सुर्ख हो गई। जाओ, ये ना हो कि फिर देर हो जाए, अर्श ने इसे छोड़ते हुए कहा। इसके छोड़ने पर हाले ने जल्दी से डोर खोला और बाहर निकल गई। तुम अहले नज़र हो तो तुम्हें क्यों नज़र नहीं आता नज़रों की गुजारिश को समझने का सलीका? ये मंजर है एक कमरे का, जहां अंधेरा कमरे के दरमियान में एक मेज़ के गिर्द दो नफूस बैठे हैं, जिनमें से एक ने अपना चेहरा रुमाल से ढांप रखा है। बाएं कलाई पर मौजूद ब्रेसलेट जिस पर ईगल बना है, इसे वो घुमा रहा था, जबकि तीसरा नफूस इस नकाब पोश के दाएं तरफ खड़ा है। ईगल ये है वो लड़की जो मुझे चाहिए किसी भी हाल पर। वहाँ मौजूद नफूसों में से एक नफूस एक लिफाफा टेबल पर रखते कहा। वो शख्स जिसका नाम ईगल था, इसने लिफाफा खोला। इस पर मौजूद लड़की की तस्वीर देख इसने अपने सामने बैठे शख्स को देखा। मिल जाएगी ये लड़की, और इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? ईगल ने तस्वीर को उल्टा करते कहा जहां इस लड़की का नाम दर्ज था। तुम जो मांगोगे ईगल तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये लड़की किसी भी हालत में चाहिए। मुकाबल की बात सुनकर इस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं वक्त आने पर बताऊंगा, अब जा सकते हो। ईगल ने इसकी बात सुनकर कहा। नज़रें अभी तक तस्वीर पर थी। शख्स के जाते ही ईगल ने तस्वीर अपने सामने खड़े शख्स को दी। डीके, शाम तक मुझे इस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कौन है, क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। ये कहते ही ईगल इस कमरे से निकल गया। पीछे डीके ने वो तस्वीर अपनी जैकेट में डाली और बाहर निकल गया। हाले को यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस आया। आज इसकी मलिक ग्रुप से इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। मीटिंग रूम में पहुंचकर सरबराही कुर्सी संभाली। थोड़ी देर बाद मीटिंग का आगाज़ हुआ। वो बहुत गौर से हर चीज़ को देख रहा था। मलिक ग्रुप की प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी थी। मीटिंग के इख्तिताम पर इसने शुजात मलिक की पार्टनरशिप की ऑफ़र कबूल कर ली। ये मंजर है यूनिवर्सिटी का, जहां कैंटीन में एक मेज़ पर 5 लड़कियों का ग्रुप बैठा बातें कर रहा था। नूर, तुम्हारा भाई कितना हैंडसम है, मारे जिसने आज हाले को अर्श के साथ देखा था। अर्श के मुतालिक इससे कब से पूछे जा रही थी। वो हमारे भाई नहीं है। हाले ने इसके भाई कहने पर दिल में लाहौल वाला कोता पड़ा। भाई नहीं तो फिर कौन है? अब की बार हाने ने पूछा। वो हमारे कज़न है। हाले से कोई जवाब ना बन पाया तो कज़न कह दिया। अगर सच बताती तो पता था कि ये सब पीछे पड़ जाएंगी। ओह, फिर ठीक है, कज़न हो या भाई हमें क्या। वैसे कितना डैशिंग लग रहा है। मेरे लिए यही काफ़ी है कि वो सिंगल है। हानिया ने एक और गौर अफशानी की, जबकि इसकी सिंगल वाली बात सुनकर हाले जो सैंडविच का बाइट ले रही थी ज़ोरदार अच्छू हो गया। अरे क्या हुआ नूर, आराम से खाओ, आलिया ने इसे पानी देते कहा, जबकि नीलम इसकी पीठ को थपथपाने लगी। नूर यार, अपने कज़न का नंबर ही दे दो, हाने ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इसे मत देना, तुम मुझे दे दो, क्या पता किस्मत मेहरबान हो जाए मुझ मासूम पर। हाने की बात सुनकर मारिया ने जल्दी से हाले को कहा, जिसे वो सच में इन्हें नंबर देने वाली हो। वो लड़कियों से बात नहीं करते। हाले ने बात ही ख़त्म करना चाहिए, वरना दिल तो कह रहा था कि अभी अर्श के पास जाए और इससे पूछे कि क्या ज़रूरत थी इतना तैयार होने की। ऐसे कैसे बात नहीं करता, तुम अभी मारे कुछ कहती किससे पहले ही आलिया ने इसकी बात तो चक ली। बस कर दो, तुम दोनों पढ़ाई पे ध्यान दो, ये फजूल हरकतें छोड़ दो। आलिया ने दोनों को डांटा। आलिया की बात पर दोनों मुंह बसूर कर रह गई। ऑफिस से निकलने के बाद अब इसका इरादा हाले को पिक करने का था। कुछ ही देर में वो गाड़ी यूनिवर्सिटी के बाहर रुकी। हाले जो ड्राइवर का इंतज़ार कर रही थी, अर्श की गाड़ी देखकर घबरा गई। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी में बैठते ही हाले ने सलाम किया। इस बार इसने पीछे बैठने की गलती नहीं की थी। वालेकुम सलाम, अर्श ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। आप क्यों आगे हैं हमें लेने? ड्राइवर अंकल किधर है? हाले ने घबराते हुए इसे पूछा। क्यों, मेरा आना पसंद नहीं आया तुम्हें? अर्श ने इसके इस सवाल का जवाब देने की बजाय सवाल दागा। नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा। हमारा मतलब हमें ड्राइवर अंकल लेने आते हैं। वो क्यों नहीं आए? हाले ने जल्दी से वजाहत दी। हाले की नज़रें इसके स्टीयरिंग पर हरकत करते हाथों
पे थी, उभरी हुई रगें इसके सफ़ेद हाथों पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो नहीं हो रही, सुबह बताया था ना ड्राइवर छुट्टी पे है, अर्श ने इससे याद दहानी कराते कहा। ओह हम भूल गए थे, हाले ने अपने सर पर हाथ मारते कहा। इसकी हरकत देखकर अर्श ने तासुब से सर हिलाया कि मतलब हाले मैडम का कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद गाड़ी में सुकून छा गया। जैसे हाले की आवाज़ ने तोड़ा, हमें आइसक्रीम खानी है। कोई ज़रूर नहीं आइसक्रीम की, बाहर की चीज़ें खाने से तबीयत ख़राब हो जाती है। अर्श ने साफ इनकार किया। नहीं ख़राब होती, हमने आज सैंडविच भी खाया था। हाले ने इसकी निकारी पर जल्दी से कहा। वट, तुमने सैंडविच खाया था और पता नहीं क्या गंद बला खाती रहती होगी। अब तो बिल्कुल भी नहीं आइसक्रीम मिलेगी। हाले की बात सुनकर अर्श ने हैरानगी से इसे देखा। क्यों नहीं मिलेगी, हम बाबा को बताएंगे, आपने हमें सुबह डांटा भी था और आइसक्रीम भी नहीं खिलाई थी। हाले ने इसके इनकार पे से डराना चाहा, लेकिन वो अर्श खान था जो इन मासूम धमकियों को खातिर में नहीं लाता था। अर्श ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया है। इसके बाद हाले ने भी इसे नहीं बुलाया। कुछ देर में वो खानवेला पहुंच के गाड़ी के पोर्च में रुकते ही हाले जल्दी से बाहर निकली और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। ये इसकी नाराज़गी का इजहार था। इसकी ये हरकत अर्श से मख्फी ना रह सकी। मतलब मोहतरमा आप नाराज़ हैं, ये सोचकर अर्श के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अगर हाले देख लेती तो ज़रूर ये मुस्कुराहट जल्दी पर तेल का काम करती। हाले, अर्श ने कुछ सोचकर इसे पुकारा। इसकी पुकार सुनकर हाले का दिल क्या रुक जाए। ये शख्स अपने हर अमल से मुकाबले को सही करने की सलाहियत रखता था। इसके मुंह से अपना नाम हाले को बहुत प्यारा लगता, क्योंकि हाले सिर्फ अर्श ही कहता था, बाकी सब नूर। लेकिन फिर इसने अनसुनी करते कदम अंदर के जाने बाद ये मतलब थोड़ी नाराज़गी तो बनती है अब। लेकिन इससे नहीं पता था कि इसकी हरकत से मुकाबले शख्स को तैश दिला गई। इसको जाता देखकर अर्श को गुस्सा आया, लेकिन वो जब्त कर गया और अंदर चला गया। ईगल, इस लड़की की इन्फॉर्मेशन मिल गई है, डीके ने ईगल को मुखातिब करते कहा, जो जाने किन सोचों में गुम था। डीके की आवाज़ पे इसने डीके की तरफ देखा। मतलब साफ था कि क्या पता चला। इसकी नज़रों का मफहूम समझे डीके ने बताना शुरू किया। इस लड़की का नाम हाले नूर है, उम्र 19 साल है, यूनिवर्सिटी की सेकेंड ईयर में है। और डीके के आगे बताता ईगल ने इसकी बात काट दी। मुझे जल्द से जल्द ये लड़की अपने पास चाहिए। मैं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के तौर पर वहाँ जाऊँगा और तुम एक स्टूडेंट के हुलिये में, और फिर हम अपना प्लान तरतीब देंगे। ईगल की बात सुनकर डीके ने महज सर को हाँ में जनिश दी। रात को खाना खाने के दौरान भी हाले खामोश नज़रें झुकाए बैठी रही। इसने एक दफ़ा भी अर्श की जानिब नहीं देखा, जिसका अर्श बाखूबी नोटिस ले रहा था। खाना खाने के बाद वो थोड़ी देर लॉन में चहलकदमी के लिए गई। अभी वो चल रही थी कि इससे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। इसने मुड़कर देखा तो अर्श खान अपनी तमाम तर वजाहत से खड़ा था। इसके रुकने पर वो चलता हुआ इसके करीब आ गया। नाराज़ हो, अर्श ने इसकी नज़रों के खसार में लेते पूछा। हम क्यों नाराज़ होंगे? हाले ने इसके पूछने पर साफ इनकार किया। हाँ वही तो मैं भी सोचूं, तुम क्यों नाराज़ होगी बगैर किसी वजह के? अर्श ने इसके जवाब पर जिद करते कहा। हाँ, इसकी बात पर हाले का मुंह खुल गया। वो अभी तक बुदबनी से देखने लगी। मतलब ये नहीं कि मनाए, बजाय मनाने के मौसम नाराज़गी की वजह बयान कर रहे हैं। इसकी इस तरह बुत बने देखकर अर्श ने इसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखकर ऊपर किया। वो जो कब का मुंह खोले से देख रही थी, इसके लम्स पे होश में आई और इसे देखा जो मुस्कुराहट दबा रहा था। आप हमें तंग करते हैं, सिर्फ जाएं, हमें नहीं करनी आपसे बात। हाले ने रुख फेरते नाराज़गी का इजहार किया। ऐसे कैसे बात नहीं करनी? अर्श ने इसको नाराज़ होता देखकर पूछा। बस नहीं करनी, आप हमें तंग करते हैं, डांटते भी हैं। हाले ने मज़ीद वजाहत की। अच्छा सॉरी, अब नहीं डांटूंगा। अर्श ने इसके फूले चेहरे को देखकर कहा। अगर कोई इस वक्त अर्श खान को देख लेता तो ज़रूर शौक में हो जाता। अर्श खान सॉरी कह रहा था, और वो भी एक लड़की को, लेकिन लड़की कोई आम नहीं थी। इसकी मोहब्बत इसकी ज़िंदगी थी। आपने आइसक्रीम भी नहीं खिलाई थी हमें। इसे सॉरी करता देखकर हाले मजीद फैल गई। आइसक्रीम तो छोटे बच्चे खाते हैं, तुम तो बड़ी हो। आश ने इसे वापस आइसक्रीम वाली पटरी पर चढ़ता देखकर कहा। नहीं, सभी खाते हैं आइसक्रीम। हाले कहाँ पीछे रहने वाली थी। अच्छा ठीक है, कल खिला दूंगा, अभी चलो बहुत देर हो गई है। अर्श ने गोया बात ख़त्म की और इसे लेकर अंदर आ गया। अगले दिन अर्श जल्दी ऑफिस चला गया। दराब भी अपने किसी काम से बाहर चला गया। वो यूनिवर्सिटी पहुंची तो उससे वो चारों कहीं नज़र ना आई। वो तेज़ी से आगे बढ़ रही थी कि सामने से आते शख्स को देख ना पाई और टकरा गई। टकराने से मुकाबिल शख्स को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके हाथ से मोबाइल गिर गया। अलबत्ता हाले गिरते गिरते बची। सॉरी। हाले ने जल्दी से मोबाइल उठाया और मुकाबिल को पकड़ाते कहा। मिस, आंखें देखने के लिए बनी है। मुकाबिल ने फ़ोन थामते संजीदगी से कहा। वो हम जल्दी में थे इसलिए हमारा ध्यान नहीं गया। हाले ने जल्दी से वजाहत दी। ध्यान रखा करें, और मुझे आपके अलावा यहाँ कोई और नहीं दिख रहा। इसके
हम कहने पर मुकाबिल ने हैरानी से कहा, जाहिर सी बात है, जब हम अकेली हैं तो और कौन दिखेगा। इसके सवालों से वो तंग आ गई थी। ये भी सही है, वो शख्स कहते वहाँ से निकल गया। हाले इसके जाने के बाद जल्दी से आगे बढ़ी और सामने देखा जहाँ इसकी दोस्तें इसका इंतज़ार कर रही थीं, वो भी इसके पास आकर खड़ी हो गई। मारिया आज छुट्टी पर थी। नूर, एक गुड न्यूज़ है, अच्छा हुआ तुम आ गई। हानिया ने नूर को देखते हुए कहा, कैसी न्यूज़? हालिया ने तजस्सुस से पूछा, आज हमारी यूनिवर्सिटी में न्यू प्रोफेसर आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। हानिया ने तो खुशी से बताया, न्यू प्रोफेसर के आने पे अपनी खैर मनाओ, ना कि खुश हो। पता नहीं कैसे होंगे सख्त मिजाज के। आलिया ने मिनटों में हानिया की खुशी ख़त्म कर दी। बातें बाद में कर लेना, अभी चलो, देर हो गई तो नए प्रोफेसर के सामने बड़ी बेइज्जती होनी हमारी है। नीलम ने इन्हें बातें करता देखकर कहा। इसके बाद सब अपनी क्लासेस में चली गईं। वो क्लास में पहुंची तो एक नया चेहरा नजर आया। चूंकि वो सब फ्रंट सीट पर बैठती थी, नीलम, आलिया और हाले इकट्ठी बैठती थी, और हानिया और मारिया। वो आज ही आया था, कहीं जगह ना मिली तो फ्रंट पे खाली सीट देखकर बैठ गया। ओ हेलो मिस्टर XYZ, ये हमारी सीट है, चलो उठो इधर से। हानिया जो अपनी सीट पे आई थी वहाँ किसी लड़के को देखे नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई। पहली बात मोहतरमा, यहाँ कहीं आपका नाम दर्ज नहीं, और दूसरी बात, आपकी मालूमात में इजाफे के लिए अर्ज़ है कि आपकी सीट खाली है। अब दो सीट पे तो आप बैठने से रहीं। दानियाल खान उर्फ DK ने अपने सामने अबाई में मलबूस लड़की को देखा और फिर मज़े से अपनी बात कही। अभी वो कुछ कहती इससे पहले एक रौबदार आवाज़ सुनाई दी, क्या हो रहा है? ये क्लास में बैठने के रूल्स होते हैं कुछ, ये क्या हालत बनाई हुई क्लास की। वो जो अभी क्लास में दाखिल हुआ था, अंदर का माहौल देखकर इसका सारा मूड ख़राब हो गया। इसे देख सब स्टूडेंट जल्दी से अपनी अपनी जगहों पर बैठ गए और हालत तो शौक थी, मतलब जिससे वो टकराई थी वही न्यू प्रोफेसर थे, जबकि हानिया वैसे ही खड़ी थी। आपको अलग से इन्विटेशन देना पड़ेगा मिस, वो संजीदगी से बोला, जबकि इसकी बात पे क्लास में कहकों की आवाज़ गूंजी, जैसे इसकी गर्जदार आवाज़ ने खामोश कर दिया। खामोश? क्या मैंने कोई जोक सुनाया है? और आप मिस, सबको कहने के बाद वो दोबारा से हानिया से मुखातिब हुआ, सर ये मेरी सीट पे बैठ गया है। सर ये आज से पहले कभी क्लास में मौजूद नहीं था, अब अचानक पता नहीं किधर से टपक पड़ी है ये मुसीबत। हानिया ने दानियल की तरफ इशारा करते कहा और साथ में इसे घुरी से भी नवाजा। आखिरी जुमला इसने दिल में कहा था। प्रोफेसर के इशारे पर दानियल खड़ा हो गया। सर मेरा नाम दानियल खान है, बता तो ऐसे रहा है जैसे कहीं का प्राइम मिनिस्टर हूँ। हानिया ने इसके नाम बताने पर दिल में सोचा, आज ही आया हूँ, ये जगह खाली थी तो इधर ही बैठ गया, और ये मोहतरमा आकर कहती हैं कि ये इनकी सीट है, जबकि यहाँ तो इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ। दानियाल ने अपना तारुफ कराते आखिर में हानिया को घूरा। सर यहाँ मेरी दोस्त बैठती है। हानिया ने जल्दी से कहा, किधर है आपकी दोस्त? प्रोफेसर ने संजीदगी से पूछा। सर वो आज नहीं आई, हानिया ने वजाहत दी, जब वो आएंगी तो कहीं बैठ जाएंगी, आप दानियाल के साथ बैठ जाएं। प्रोफेसर ने गोया बात ख़त्म की। हानिया ने प्रोफेसर की बात सुनकर दानियाल को देखा जो मुस्कुरा रहा था। इसके देखने पर इसने बाई आंख विंक की, जो कि हानिया को मज़ीद गुस्सा दिला गई। पर सर, हानिया के कुछ कहना चाहा, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर ने बात काट दी। नो मोर आर्गुमेंट्स। प्रोफेसर की बात पर हानिया मरती क्या ना करती बैठ गई, और दानियाल के साथ इसके बैठते ही दानियाल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली और हानिया मैडम सुलग कर रह गई। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एहान खानज़ादा, आई एम योर न्यू प्रोफेसर। सबसे पहले बारी बारी अपना इंट्रोडक्शन करवाए। तकरीबन सभी अपना अपना इंट्रोडक्शन करवा चुके थे, सिर्फ हाले ही बची थी जो जाने क्या सोच रही थी। आप मिस आहान ने हाले की तरफ इशारा करते कहा, नूर तुम्हारी बारी है, इंट्रोडक्शन दो अपना। वो जो किन सोचों में गुम थी, नीलम की कोहनी मारने पर होश में आई और सामने देखा। जी, जहां आहान संजीदगी से देख रहा था, वो जल्दी से खड़ी हो गई। हमारा नाम हाले नूर है। हाले कहते चुप हो गई। ओह सिट, आहान ने बैठने का इशारा किया। नेक्स्ट, और हानिया की तरफ इशारा किया। सर मेरा नाम हानिया शिराजी है, हानिया ने बड़े फ़ख्र से बताया। इसकी बात पर दानियाल को बहुत हंसी आई, लेकिन वो कंट्रोल कर गया। इसके बाद क्लास शुरू कर दी गई। वो बहुत संजीदगी से हर चीज़ समझा रहा था। लेक्चर ख़त्म होने के बाद इसने हाले को अपने ऑफिस बुलाया। मैं कम इन सर? हाले ने अंदर आने की इजाज़त मांगी। यस कम इन, आहान ने बिना देखे इजाज़त दी। अंदर आने के बाद वो खामोश खड़ी हो गई। थोड़ी देर खामोशी महसूस करके आहान ने नज़रें फ़ोन से हटाकर इससे देखा, जो गुलाबी रंग की सादा सी फ़्रॉक में सर पर हिजाब लिए अपनी सब्ज़ आंखों से इसे देख रही थी। मिस हाले, आहान ने इसे मुखातिब किया। नूर सर, हमें सब नूर कहते हैं, आप भी नूर कहें। हाले ने झिझकते अपनी बात कही। इसके इस तरह टोकने पर आहान के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह जल्द खुद को कंपोज कर गया। ओके मिस नूर, आपके घर में कौन कौन है? आहान ने कुछ सोचते कहा। जी सर। हाले ने हैरान नज़रों से इसे देखा, जैसे इसे अपने सुनने पर शक हो। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? इसको हैरान होता देखे आहान ने कहा, नहीं नहीं सर।
हाले ने जल्दी से नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर बताएं, आने संजीदा लहजे में पूछा। बाबा, मामा, बड़ी मामा और एक भाई और बस, हाले ने जल्दी से कहा। आर यू श्योर मिस हाले? आहा ने संजीदगी से पूछा। जी जी सर, हाले ने जल्दी से हाँ किया। ओके, आप जा सकती हैं मिस नूर। आहा ने कुछ सोच कर इसे जाने का कहा। हाले जल्दी से वहाँ से निकल गई। इसके जाने के बाद आहान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। मेरी सबज आंखों वाली बिल्ली, आहा ने हाले को तस्वर में लाते कहा। वो चारों ग्राउंड में बैठी थी कि तभी एक बॉल आकर हानिया के सर पर लगी। हाले, हाय अल्लाह, मार दिया जालिमों, किस कमबख्त ने मारी है बॉल। हानिया सर पर हाथ रखे एक हाथ में बॉल पकड़े खड़ी होकर देखने लगी, जबकि नीलम, आलिया और हाले तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल था। कितनी कोई बेवफा हो तुम लोग, ज़रा अफसोस नहीं तुम लोगों को मेरे दर्द पर। इन्हें हंसता देखकर हानिया दर्द भुलाए इनसे लड़ने लगी। हमें अफसोस है बहुत, लेकिन पहले ज़रा देखो तो ये कारनामा किसका है, फिर हमसे लड़ना। नीलम ने हंसते ऐसे पीछे देखने का कहा। हानिया ने इनके इशारे पर पीछे देखा तो दानियाल को खड़ा पाया, जो हाथ में बैट थामे खड़ा था। इसके हाथ में बैट देखे हानिया को तैश आ गया। दानिया चलता हुआ इसके पास आया। बोल दो पर्दा मिस पर्दा लो जी, दानियाल ने मज़े से इसे कहा। वो जो सोच रही थी कि सॉरी कहने आया है, इसके बॉल मांगने पर इसका गुस्सा बढ़ गया और रही कसर इसके अपने लिए पर्दा लोजी का लफ्ज़ सुनकर पूरी हो गई, जबकि हाले, नीलम और आलिया इनकी बहस से महफूज हो रही थी। वट पर्दा लोजी, ये पर्दा लोजी हो गए तुम, तुम्हारी बीवी अपनी बीवी को कहना ये। अब अगर मुझे पर्दा लोजी कहा तो खुद पर्दा लोजी बन जाओगे। हानिया के जो मुंह में आया कह दिया। इसी को तो कह रहा हूँ, दानिया ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट से कहा, जबकि इसकी बात सुनकर हानिया सुलग गई। भाड़ में जाओ तुम लंगूर कहीं के। हानिया को कुछ ना सूझा तो इसे लकब से नवाज दिया। इसे जाता देख दानिया ने एक बार फिर चढ़ाया। कहाँ चल दी मिस्टर पर्दा लोजी, जहन्नुम में। इसकी बात पर हानिया तप कर कहा, ओके बेस्ट ऑफ लक। दानियाल ने इसे मज़ीद तपाया। तुम बच के रहो ना, तुम बच के रहो, ये ना हो कि मेरे हाथों से कत्ल हो जाए तुम्हारा। हानि ने चिढ़कर कहा, मुझे कत्ल करने के बाद भी तुम्हें चैन नहीं मिलेगा। दानियल ने इसकी बात को हवा में उड़ाया। तुम, अभी वो कुछ और कहती इससे पहले आलिया ने इसे खामोश करवा दिया। बस कर जाओ, तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो दोनों, आलिया ने इन्हें डांटते हुए कहा। इसके बाद वो चारों वहाँ से चली गई। छुट्टी के वक्त हाले अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। तभी हान, जो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, इसकी नज़र पड़ते ही वो इसके पास आया। मिस नूर, आपको जाना नहीं है क्या? इसने पूछा। आहान के अचानक सामने आने पर वो गड़बड़ा गई। जी सर, वो बस और ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे हैं हम, हाले ने जल्दी से कहा। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, देर हो रही है काफ़ी। शायद ड्राइवर का कोई और हो इसलिए देर हो गई, शायद ड्राइवर का कोई काम हो इसलिए देर हो गई हो। आने से अपने साथ आने की ऑफ़र की। इसकी बात सुनकर हाले शशो पंजे में मुब्तला हो गई। इसने टाइम देखा, वक्त काफ़ी ज़्यादा हो गया था। इसने कुछ सोचते पेशकश कबूल कर ली। वो गाड़ी में पीछे बैठी रास्ता खामोशी से गुजरा। थोड़ी देर बाद गाड़ी खानवेला के बाहर रुकी। हाले जल्दी से उतरी और शुक्रिया कहते अंदर चली गई। पता नहीं क्यों इसे अपने नए प्रोफेसर कुछ अजीब से लग रहे थे। हाले बस आहान की आंखों के बारे में सोच रही थी। अर्श और आहान की आंखें बिल्कुल एक जैसी थी, नीली समुंदर सी, जबकि चेहरे मुख्तलिफ थे। रात को अपने कमरे में आई। आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ गुजरा था। इसका थकन से इसका बुरा हाल था। वो आते ही साथ बेड पर लेट गई और जल्दी ही नींद की वादी में उतर गई। इसको सोए कुछ ही देर गुजरी थी, तभी स्याह हुडी पहने चेहरे को रुमाल से ढांपे एक शख्स खिड़की से कमरे में आया। वो चलता हुआ बेड के करीब आया, जहाँ वो हर चीज़ से बेनियाज सो रही थी। वो इसके सर के करीब बेड पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में उंगली चाहने लगा। इसके लम से वो नींद में कसमसाई और फिर करवट इसकी तरफ करके लेट गई। शायद इसे इसका लम्स बुरा नहीं लगा था। इसकी हरकत पे वो मुस्कुराया और इसके चेहरे को गौर से देखने लगा। साफ दूधिया रंगत चांद की रोशनी में मजीद धमक रही थी। वो काफ़ी देर इसके बालों में उंगलियां चलाता रहा। शायद इसे खुद भी सुकून मिल रहा था। बहुत जल्द तुम मेरी दस्तरस में होगी मेरी सबज आंखों वाली बिल्ली, ये कहते वो जैसे आया था वैसे चला गया। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो कमरे में सुरकुर खुशबू महसूस करके इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, लेकिन फिर इसे अपना वहम समझकर इसने झटक दिया और फ्रेश होने चली गई। यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर वो नीचे आई, जहाँ सब मौजूद थे। वो भी आकर सबके साथ बैठ गई। नाश्ता खामोशी से किया गया। नाश्ते के बाद अर्श ने असफंद खान को मुखातिब किया। बाबा, आज मुझे एक ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना है, एक हफ्ता लग सकता है, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसलिए आने में देर भी लग सकती है, अर्श ने संजीदा लहजे में बताया। इसकी बात पर असफंद खान ने सर को जनिश दी। सारा बिजनेस अब अर्श ही संभालता था, इसलिए इसके किसी मामले में वो नहीं बोलते थे। जबकि एक हफ्ते का सुनकर हाले का दिल उदास हो गया था। इसके चेहरे पर फैली उदास सी देखकर अर्श को बुरा लगा। अगर ज़रूरी काम ना होता तो वो ना जाता। नाश्ते के बाद वो इस्लामाबाद के लिए निकल गया।
आज यूनिवर्सिटी में हाले चुप 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 थी, लेक्चर भी वो ध्यान से नहीं सुन रही थी। हाँ ने इसकी गायब दिमागी नोट की थी। लेक्चर ख़त्म होने पर वो यूनिवर्सिटी की बैक साइड पर आ गई। इसका दिल किसी से बात करने का नहीं कर रहा था। वो उदास सी नज़रें झुकाए घास को देख रही थी। तभी वहाँ आन आया। हाले का चेहरा उदास, इसे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ क्यों बैठी हो? आन ने इसके साथ बैठते पूछा। वो आपसे तुम पर आ गया था, लेकिन हाले ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही वो आस्ते से जवाब देती आन से फासला अख्तियार करेगी। इसकी हरकत पर आहान ने रेहान ने के लबों पर मुस्कुराहट आई थी। उदास हो रेहान ने किसी एहसास के तहत पूछा। पता नहीं, वो मुख्तसर जवाब देकर खामोश होगी। किसी को याद कर रही है, वो पता नहीं क्या सुनना चाह रहा था, तभी ऐसे सवाल कर रहा था। जी, वो जवाब देती वापस से नज़रें घास पर टका गई। कौन है? बहुत ख़ास है क्या जो यूँ उदास हो? वो पता नहीं क्यों ऐसे सवाल पूछ रहा था। बहुत ख़ास हैं वो, इनके जाने से पता नहीं हमारा दिल बहुत उदास है। हमारा दिल बस इन्हें अपने सामने देखने को कर रहा है। पता नहीं वो भी हमें याद करते होंगे कि नहीं। वो किसी ट्रांस की कैफियत में बता रही थी, इस बात से अनजान कि इसकी बातें सामने वाले के दिल पर लग रही थी। सॉरी सर, हम चलते हैं, हमारी क्लास का टाइम हो गया है। वो यकदम होश में आते बोली और वहाँ से चली गई। मेरी सब्ज़ आंखों वाली बिल्ली। इसके जाने के बाद आहान ने कहा। दिन यूं ही गुजरते रहे। आहान की मौजूदगी में हाले अर्श को भूल जाती। पता नहीं क्यों वो रेहान के मौजूदगी में ऐसे महसूस करती जैसे अर्श इसके पास है। और ऊपर से आहान की भी नीली आंखें इसे बार बार अपनी तरफ मतवज्जो करती। आज अर्श की वापसी थी। इसको गए हफ्ता हो चुका था। हाले बहुत खुश थी। वो जल्द से जल्द घर जाना चाहती थी। आज वो पैदल जा रही थी। इसका दिल कर रहा था वो उड़कर घर पहुंच जाए और अर्श को बताए कि इसने इसे कितना मिस किया है। अभी वो रास्ते में थी कि अचानक से किसी ने इसके चेहरे पर रुमाल रखा जिसमें बेहोशी की दवा थी। हाले कुछ ही पल में बेहोश हो गई। डीके जो हाले पर नज़र रखे हुए था, इसकी नज़र जब हाले पर पड़ी तो वो इसी वैन के पीछे भागा, लेकिन तब तक वैन दूर जा चुकी थी। इसने जल्दी से फ़ोन निकाला और ईगल को कॉल की। ईगल, हेलो ईगल, हाले नूर को कुछ लोग एक वैन में ले गए हैं। मैंने बहुत पीछा किया लेकिन वो वैन निकल गई। तुम जल्दी से पहुंचो, ये ना हो गई ये इस मलिक का काम है। डीके ईगल को सारी बात बताई, जिसे सुने ईगल की रगे गुस्से से तन गई। अगर ये इस मलिक का काम हुआ तो इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर इसे ज़रा सी भी खराश आई तो मलिक की सांसें थम जाएंगी, ईगल ने गुस्से से कहा और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद ईगल भी वहां पहुंच गया जहां डीके ने हाले नूर को देखा था। बैठो जल्दी, ईगल ने डीके के पास गाड़ी रोकते कहा, जिसे सुने डीके जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। किस तरफ गए हैं वो लोग? ईगल ने डीके से पूछा। इस तरफ गए थे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो किधर ले गया है इसे? डीके के रास्ते की तरफ इशारा करते हुए परेशानी से कहा। मलिक फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करवाओ अभी। अगर ये इस मलिक के फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करवाओ अभी। अगर ये इस मलिक का काम हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ईगल गुस्से से कहता, गाड़ी इस रास्ते पर ले गया होगी ट्रेस। किसी गोदाम की लोकेशन है, सुनसान जगह है, हमें जल्द पहुंचना होगा। ईगल डीके के ने लोकेशन ट्रेस करते कहा, जिसे सुने ईगल ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। इसकी आंख जब खुली तो खुद को एक कमरे में पाया। इसका सर भारी हो रहा था। इसने उठने की कोशिश की लेकिन इसके हाथ बंधे होने की वजह से वो वापस गिर गई। थोड़ी देर बाद से इसे कदमों की चाप सुनाई दी। हाले डर कर कोने में खिसक गई। हाँ हाँ, देखो तो कौन आया है यहाँ। खान वेला की इकलौती बेटी। अब आएगा मज़ा जब इस इकलौती बेटी की इज्जत तार होगी। हाँ हाँ, शुजात मलिक ने कहते साथ ही मकरू कहका लगाया। इसकी बातें सुने हाले खौफ से कांपने लगी। वो दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि अर्श आ जाए और इसे बचा ले इस दरिंदे से। वो खौफ से खुद में सिमटने लगी। शुजात मलिक आस्ता आस्ता इसके करीब इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। हाले इसकी बढ़ते कदमों को देख मजीद पीछे खिसक गई। नहीं नहीं, प्लीज़ मुझे जाने दो, तुम्हारी भी तो कोई बेटी होगी, खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। इसको अपनी तरफ बढ़ता देखे वो मिन्नत करने लगी, लेकिन शुजात मलिक मकरू कहका लगाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो इस सुनसान जगह पर पहुंच गए जहां गोदाम था। ईगल जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अंदर बढ़ गया। इसके पीछे ही डीके भी। अंदर बहुत से कमरे थे जिनमें से हर कमरे को चेक करना बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें बहुत वक्त लग जाता। लेकिन ईगल और डीके ने सारे कमरे चेक करना शुरू कर दिया। अब सिर्फ एक कमरा रहता था जो कि ऊपर वाले पोर्शन में था। किसी उम्मीद के तहत ईगल इस कमरे की जाने बढ़ा, लेकिन अंदर से आती आवाज़ इसके कदमों को रोक दिया। ऐसे कैसे जाने दो, इतनी मुश्किल से हार लगी हो? अब तो बस असफन खान की बर्बादी देखनी है मुझे। हाँ हाँ, शुजात मलिक कहते साथ ही हाले को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। हाले की वैशी गिरफ्त पर फड़फड़ा कर रह गई। इसकी आंखों से आंसू रवानी से बह रहे थे। वो अपने बचाव के लिए मजामत कर रही थी। शुजात मलिक ने एक ही जस्त में इसको शाने से पकड़कर बाजू
फाड़ दिया। इसकी हरकत पर हाले की दिलखरेज चीख बुलंद हुई। अर्श, इसने एक चीख के साथ अर्श को पुकारा और वही बेहोश होगी। ईगल जो इसके कमरे से बाहर पहुंचा था, हाले की चीख सुनकर इसके कदम वही जम के इसके अंदर गुस्से की इश्तियाल फैल गया। इसने एक जोरदार झटके से दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखे वो गुस्से से तनफन करता मलिक तक पहुंचा और अगले ही पल अपने हाथ में मौजूद इस ब्रेसर नुमा चाकू को मलिक की कलाई पर फेर दिया। मलिक जो हाले की बेहोश वजूद की तरफ बढ़ रहा था, इस अचानक हमले से इसे कुछ समझ ना लगा और दर्द से वो करा कर पीछे हटा, लेकिन अपने पीछे ईगल को देखकर इसके औस्तान खता हो गए, क्योंकि ईगल की नीली आंखें गुस्से से लाल अंगारा बनी हुई थी। ईगल ने बगैर एक लम्हा ज़ाया किए पिस्टल निकाली और पे दर पे मलिक पर गोलियां बरसाईं। गोली की आवाज़ सुनकर डीके वहां आया, लेकिन अंदर का माहौल देखे से सारी बात समझ लग गई। मलिक का वजूद मुर्दा होकर रह गया था। ईगल ने आगे बढ़कर हाले की बेहोश वजूद को उठाया और अपनी जैकेट इसके शानों पर फैला दी और बाहर निकल गया। इसकी आंख खुली तो खुद को हॉस्पिटल में पाया। अपने साथ गुजरा वाक़या याद करके वो फिर से रोना शुरू हो गई। नूर इस तरह देखकर हैमा खान जो अभी अंदर आई थी, इसकी तरह लबकी, मामा हमारे साथ साथ क्यों हुआ ऐसे, हमने क्या बिगाड़ा था किसी का? हाले हैमा खान के गले लगकर हिचकियों में रोते बोली, बस चुप हो जा मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ आपके साथ, चुप हो जाओ। हैमा खान ने इसे चुप कराते कहा, मामा मामा इसने हमें यहाँ यहाँ लगाया। हाले अपने बाजू रगड़ते हैमा खान से बोली, बस नूर बेटा, जो हुआ भूल जाओ, इससे आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बस चुप कर जाओ। ज़ारा खान नर्स के साथ अंदर आते ही हाले से बोली। नर्स ने हाले को इंजेक्शन दिए, जिसके बाद वो दवाई के ज़रिए से सो गई। नर्स, पेशेंट को कब डिस्चार्ज किया जाएगा? ज़ारा खान ने नर्स से पूछा। कल तक इंशाल्लाह, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं, नर्स कहते साथ बाहर निकल गई। अगले दिन हाले को घर वापस ले आए थे, लेकिन वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी। सब ही हाले को लेकर परेशान थे। अब भी वो अपने कमरे में अकेले बैठी थी कि तभी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। इसने नज़र उठाकर देखने की भी ज़हमत नहीं की, क्योंकि आने वाली शख्सियत कौन है वो जानती थी। आज चलता हुआ इसके पास आया, बेड पर बैठ गया और इसे देखने लगा, जो नज़रें झुकाए अपनी हथेली को देखे जा रही थी, जैसे पता नहीं क्या तलाश कर रही हो इनमें। हाले कुछ तौक़ुफ़ के बाद अर्श ने इसे पुकारा, लेकिन आगे से खामोशी ही थी। हाले, कुछ तो बात करो, मुझे तुम्हारी खामोशी काट खाने को दौड़ रही है। इसने एक बार फिर से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अब भी खामोश थी। हाले अर्श ने इसके हाथों को पकड़ते कहा, जिन्हें इसने एक ही झटके में दूर कर दिया है, चले जाएं यहाँ से, हमें कोई बात नहीं करनी आपसे, आप क्यों नहीं आए, चले जाएं। वो फट पड़ी थी। हाले, देखो मेरी बात सुनो, अर्श ने इसे चुप कराते कहा, लेकिन वो इसके हाथ झटक कर पीछे हो गई। नहीं सुनना हमें कुछ, तब कहाँ थे जब हम आपको पुकार रहे थे, जब वो दरिंदा हमें नोच रहा था। इसकी गली नज़रें हमें अपने ऊपर महसूस होती हैं, अभी भी आप चले जाएं यहाँ से। हाले बकायदा रोते हुए बोली, चले जाएं यहाँ से, आप, हमें नहीं करनी आपसे कोई बात। वो चलाते हुए बोली और यहीं अर्श खान का ज़ब्त जवाब दे गया और वो वहाँ से निकल गया और सीधा असवद खान के कमरे में आया। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है, इसने असवद खान को मुखातिब करते कहा। क्या बात है अर्श? असवद खान ने इसे देख पूछा। बाबा, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, वापसी का नहीं पता कब होगी। इसने बिना तमीज़ बांधे असवद खान को बताया। कब जाना है? असवद खान ने इसकी हालत देख अंदाज़ा लगाया था कि वो हाले की वजह से ऐसा कह रहा है, इसलिए रोकना मुनासिब ना समझा। आज रात की फ़्लाइट है, अर्श ने इनके पूछने पर बताया। जैसे तुम्हारी मर्ज़ी अर्श, लेकिन एक बात याद रखना, रिश्तों को जगह देनी चाहिए, लेकिन इतनी ना दें कि बाद में वो जगह कभी भरी ना जा सके। असवद खान ने कहते इसे गले लगाया। जी बाबा, मैं जानता हूँ, अर्श ने इन्हें गले लगाते कहा और ज़ारा खान से मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गया। ना छेड़ किस्सा मोहब्बत बड़ी लंबी कहानी है, मैं ज़माने से नहीं हारा, बस किसी की बात मानी है। अर्श के जाने का सुनकर हाले को बहुत दुख हुआ। इसकी रातें हमेशा अर्श को याद करते गुजरती, वो इसके बगैर नहीं रह सकती थी। जाने का भी इसने खुद कहा था, लेकिन अब वो अपने फ़ैसले पर पछता रही थी। कभी रुक गए, कभी चल दिए, कभी चलते चलते भटक गए, यूं ही उम्र सारी गुजार दी, यूं ही ज़िंदगी के सितम सहे, कभी नींद में कभी होश में। तू जहाँ मिला तुझे देखकर, ना नज़र मिली ना ज़ुबान मिली, यूं ही सर झुका के गुजर गए, कभी जुल्फ़ पे, कभी चश्म पर, कभी तेरे हसीन वजूद पर। जो पसंद थे मेरी किताब में वो शेर सारे बिखर गए, मुझे याद है कभी एक थे, मगर आज हम हैं जुदा जुदा। वो जुदा हुए तो संवर गए, हम जुदा हुए तो बिखर गए, कोई अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, हमें आशिकी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। 1 साल बाद, ये 1 साल का अरसा कैसे गुजर गया पता भी ना चला। इस अरसे में काफ़ी कुछ बदल गया। हाले नूर अब पहले से ज़्यादा कमगो हो गई, हर वक्त चुप रहती, किसी से ज़्यादा बात ना करती। जी जेलें क्या है, इसकी
झीलें क्या है, उसकी आंखें उम्दा क्या है, इसका चेहरा मीठा क्या है, इसका लहजा खुशबू क्या है, इसकी सांसें सावन क्या है, इसका रोना और बहारें, उसका हंसना सर्दी क्या है, उसकी उदासी और गर्मी, उसका गुस्सा क्या पढ़ना है, उसका लिखा क्या सुनना है, उसकी गज़लें, लब लब की ख्वाहिश, इसका माथा ज़ख्म की ख्वाहिश, उसका छूना, दिल की ख्वाहिश, उसको पाना। दुनिया क्या है, एक जंगल है और तुम क्या हो, पेड़ समझ लो। और वो क्या है, एक राही है। तो गम क्या है, इससे जुदाई क्या सोचा है, इससे मोहब्बत क्या करते हो, इससे मोहब्बत, इसके अलावा इससे मोहब्बत, मतलब पेशा, इससे मोहब्बत, इस उससे मोहब्बत, उससे मोहब्बत। वो पूरे 1 साल बाद पाकिस्तान आया था। गया वो अकेला था, लेकिन वापस किसी और को भी साथ लेकर आया था। वो दोनों गाड़ी में बैठे और खानवेला के लिए निकल गए। घर में इसने किसी को नहीं बताया था। गाड़ी खानवेला में रुकी, फ्रंट डोर खोलकर वो बाहर निकला। ब्लैक शर्ट और ब्लैक जींस पहने, शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, बालों को नफासे से जेल की मदद से सेट की। वो बहुत पुरकशिश लग रहा था। दूसरी साइड से ब्लैक जीन्स और रेड टॉप पहने, कंधों तक आते बुरे बाल। वो अर्श को देखकर मुस्कुराई। हाले जो आज खुली फिजा में सांस लेने छत पर गई थी। गाड़ी की आवाज़ पर नीचे देखा तो नजरें इसे दुश्मन जहाँ पर ठहर सी गई। 1 साल बाद वो इसे देख रही थी। वो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गया था, हाले ने इतराफ़ किया था। लेकिन दूसरी तरफ से एक लड़की को निकलते देखे हाले को तशवीश हुई, और फिर इस लड़की को अर्श को देखकर मुस्कुराना इसे बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर गया। हाँ, ये 1 साल कम वक्त नहीं था। वो हमारे इंतज़ार में तो नहीं रह सके होंगे, इसलिए शादी कर ली होगी। और वैसे भी हम तो सिर्फ मनकूहा थे, इन्हें क्या फ़र्क पड़ा होगा। वो तरह तरह की बातें सोचने लगी। कब इसकी आंखों से आंसू निकले से पता भी ना चला। अर्श जो आगे बढ़ने लगा था, यकदम किसी सांस के तहत इसकी नज़रें ऊपर को उठी तो वो दुश्मन जहाँ नजर आई। जबकि अर्श के देखने पर हाले जल्दी से पीछे हटी और कमरे में आकर दरवाज़ा बंद कर लिया। इसकी हरकत देखकर अर्श ने तासुर से सर हिलाया और अंदर चला गया। पीछे जीनी भी अंदर बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम। लाउंज में इस वक्त सब बैठे थे, तभी इसकी भारी आवाज़ ने सबको अपनी तरफ मतवज्जो किया। वालेकुम सलाम। अरे अर्श, तुम कब आए और बताया भी नहीं। असद खान ने जवाब देते पूछा। बस सोचा सरप्राइज़ दे दूं सबको, इसलिए नहीं बताया। अर्श कहते साथ आगे बढ़ा और ज़ारा खान से मिला। जब सबसे मिलकर इसने जीनी का तारुफ करवाया, जिसका इंतज़ार किया वो नहीं आई। इसके बाद वो फ्रेश होने रूम में चला गया और जीनी को ज़ारा खान कमरे में ले गई। अगली सुबह सब ने खुशगवार माहौल में नाश्ता किया। हाले ने भी खामोशी से नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जीनी ने अर्श से बाहर घूमने का कहा और साथ में हाले को भी चलने का कहा। हाले ने पहले इनकार कर दिया, लेकिन फिर असमत खान की फरमाइश पर वो भी राज़ी हो गई। वो तीनों गाड़ी में बैठे। ड्राइविंग सीट अर्श ने संभाली और इसके बराबर में जीनी बैठ गई, जबकि हाले सबसे पहले ही पिछली सीट पर बैठ गई थी। सारा रास्ता वो खामोशी से बैठी ही रही, नजरें झुकाए। अर्श थोड़ी देर बाद इसे मिरर से देखता, लेकिन इसने एक बार भी इसकी तरफ ना देखा। जबकि जीनी तो बातें किए जा रही थी। बस अर्श की नज़र अचानक आइसक्रीम पार्लर पर पड़ी तो उसने गाड़ी रोक दी और इन दोनों से फ्लेवर पूछा। मेरे लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, जिनी ने झट से बताया, जबकि हाले ने कोई जवाब ना दिया। हाले, तुम कौन सा फ्लेवर लोगी? जवाब ना पाकर अर्श ने हाले को बुलाया। चॉकलेट। पहले तो इसने मना करना चाहा, लेकिन अर्श के इतने मोहब्बत से पूछने पर वो इनकार ही ना कर पाई। थोड़ी देर बाद अर्श वापस आया तो उसके हाथ में सिर्फ 2 आइसक्रीमें थी। इसने एक जीनी को दी और दूसरी हाले को। ये क्या तुमने अपने लिए नहीं ली? जीनी ने 2 आइसक्रीम देखकर पूछा। नहीं, मुझे चॉकलेट फ्लेवर पसंद है, लेकिन वो एक ही था तो हाले के लिए ले आया। अर्श ने कहते साथ ही हाले को देखा, जो आइसक्रीम थोड़ी खा चुकी थी। इसकी बात सुनकर हाले को बुरा लगा। वो कैसे खाए जा रही है, पूछा तक नहीं इससे। ओह, फिर तो तुम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर नहीं खाओगे। एक काम करो, हाले नूर के साथ शेयर कर लो। क्यों हाले नूर? जीनी ने अर्श से कहते हाले की तरफ देखा। जबकि जीनी की बात सुने हाले ने आंखें हैरत से फैलाए। पहले जीनी फिर अर्श को देखा, जो शरारत से देख रहा था। मतलब इसने जानबूझकर किया था ये। हाँ, ये सही है, मैं हाले के साथ शेयर कर लूँगा। अर्श ने कहते साथ हाले के हाथ से आइसक्रीम ली और खा गया। वो शौक सी बनी देख रही थी। होश तो तब आया जब अर्श ने इसके हाथ से आइसक्रीम ली। इसके बाद उन्होंने कुछ शॉपिंग की और वापस घर आ गए। हाले जो किसी काम से अर्श के कमरे में जा रही थी, अंदर से आती आवाज़ पर वहीं रुक गई। तुम कब बताओगे इसे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? जिनी ने अर्श से कहा। बहुत जल्द, अर्श ने संजीदगी से जिनी से कहा। हाले ने अर्श के अल्फाज सुनकर अपने कदम वापस ले लिए। वो बहुत ज़ब्त के बावजूद अपने आंसू ना रोक पाई। तो क्या वो इसे छोड़ देगा और इस रिश्ते को आज़ाद कर देगा? हाँ, कर ही तो देगा। मुझे जैसी लड़की को कौन अपनाना चाहेगा? मुझे खुद अर्श से बात करनी होगी। वो अपनी तरफ से ख्याल करती आखिरी फैसले पर पहुंची।
वो जो अभी फ्रेश होकर आया था हाले को अपने कमरे में देखकर हैरान हुआ। वो हमें आपसे बात करनी है, उसने डरते डरते कहा। हम कहो, सुन रहा हूँ, अर्श ने संजीदगी से जवाब दिया। हमें इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। बिलाखिर हिम्मत जमा करके इसने कह डाला, जबकि इसकी बात सुनकर अर्श की रगे गुस्से से तनगी। वो एक ही जज्ब में इसके पास पहुंचा और इसे बाजू से पकड़ा। क्या कहा तुमने? वो गुस्से से गड़ाया। हमें आपसे तलाक चाहिए। वो अपने आंसू रोकते बोली, जान ले लूँगा तुम्हारी अगर ये लफ्ज़ दोबारा मुंह से निकला तो। वो धाड़ा और साथ में इसके बाजू पर गिरफ्त सख्त कर दी। छोड़े, हमें दर्द हो रहा है। इसकी सख्त गिरफ्त पर वो फड़फड़ाई। एक बात अपने इस नन्हे से दिमाग में बैठा लो, मेरे जीते जी और मरने के बाद भी तुम मेरे नाम से मसरूफ़ रहोगी। वो गुस्से से गराया। इसकी बातें सुने वो रोने लगी। आप हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, वो रंदी आवाज़ में बोली, और जो तकलीफ़ तुम मुझे दे रही हो अपने लफ्ज़ों से, इसका क्या वो धाड़ा आपको फ़र्क पड़ता है हमारी बातों से? आप सिर्फ हमें तकलीफ़ देते हैं, आप हमसे मोहब्बत करते ही नहीं। सब झूठ, सब धोखा है। वो रोते हुए बोली, फ़र्क पड़ता है तभी तुम्हारी खातिर यहाँ से चला गया था। सोचा था तुम्हें कुछ वक़्त दूंगा, लेकिन नहीं, शायद तुम्हें वक़्त देना ही नहीं चाहिए। वो गुस्से से चिल्लाया, आप हमारे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हम सिर्फ आपकी मनकूहा हैं, बीवी नहीं। वो चलाई, मनकूहा से बीवी बनने में कितना वक़्त लगेगा? तुम्हें तो बचपन से मेरे नाम के साथ मसरूफ़ कर दिया था। आज ही बाबा से बात करता हूँ रुखसती की। तुम मानो या ना मानो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो घराया, हम पाबंद नहीं हैं आपके जो यूं हम पर हुक्म चलाएं। वो इसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करते बोली, हो पाबंद तुम, सुना तुमने, हो पाबंद मेरी। मैं हुक्म किया और मैं हुक्म किया और बहुत कुछ कर सकता हूँ, इसलिए अपनी इस नन्ही सी जान को ख़तरे में ना डालो। मुझसे उलझ कर वो लफ्ज़ चबा चबा कर अदा कर रहा था। एक साल तुमने मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा दी, एक साल तुमने मुझे नज़रअंदाज किया, और कुछ दिन मैंने तुम्हें और कुछ दिन मैंने तो तुम्हारी ये हालत है। एक साल जितना तड़पाया है मुझे, जितनी अजियत दी है, दिल तो चाहता है तुम्हें तुम्हें दूं, लेकिन तुम मेरी दी अजियत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो कहते साथ इसका बाजू ज़ाद कर गया, जबकि बाजू के आज़ाद होते ही वो रोती हुई अपने कमरे में भाग गई। इसके जाने के बाद वो बेड पर बैठ गया, उंगलियां बालों में फंसा ली। वो बहुत कोशिश कर रहा था गुस्से में वो इसे नुकसान ना पहुंचा दे, लेकिन वो इतना ही अपनी बातों से इसके गुस्से को हवा दे रही थी। वक्त के तख्त से यखलख्त उतरा हुआ शख्स, तूने देखा है किसी जीत के हारा हुआ शख्स? हम तो मुत्तकिल भी थे, आते हैं बस जिद शौक़ नियाज, जिसे आता है शौक़ से पुकारा हुआ शख्स। कब की जन्नत का तमन्नाई है ये, तेरे हिजर के दोज़ख से गुजरा हुआ शख्स। बाद मुद्दत के वही ख्वाब है, फिर आंखों में लौट आया है कहीं दूर सुधारा हुआ शख्स। अब अंधेरे हैं कि लेते हैं बलाएं, इसकी रोशनी बांट गया दीप पे वारा हुआ शख्स। मौत की जबर में ढूंढी है पनाहें इसने, ज़िंदगी ये है तेरे लुत्फ़ का मारा हुआ शख्स। जब भी हालात की छलनी से गुजारा खुद को हाथ आया है मेरे, मुझसे नथारा हुआ शख्स। अगले दिन अर्श ने असफर खान से रुखसती की बात की। असफर खान ने कुछ सोच कर रजामंद हो गई और फिर सब घर वालों को इतला दी। रुखसती का सुनकर हाले और होने लगी, पर यहाँ परवाह किसे थी? आज जिसकी रुखसती थी सब ही हाल में पहुँच चुके थे। ब्लैक 3 पीस पहने, बालों को जेल की मदद से सेट किए, कलाई में कीमती रोलेक्स की घड़ी मुकीद किए, स्टेज पर बैठा वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही देर में हाले नूर को लाया गया। सुर्ख रंग के इम्तजाज का लहंगा पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अर्श की नज़र इसके चेहरे पर पड़ी, सब्ज़ झील सी आंखें रोने की बायस लाल हो रही थी। अर्श को एक पल के लिए खुद पर गुस्सा आया, इसे इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए थी इस पे। हाले नूर स्टेज पर पहुंची तो अर्श ने इसके आगे हाथ बढ़ाया, जिसे इसने कुछ तौक़ुफ़ के बाद झिझकते हुए थाम लिया। कुछ ही देर में कुरान पाक के साए में इसे अर्श के साथ रुखसत किया गया। वो हाइमा खान के गले लगकर बहुत रोई। हाइमा खान को लगा शायद वो ये सोच रही है कि हमसे दूर चली जाएगी, इसलिए इसे चुप करवाने लगी, लेकिन हकीकत तो बस अर्श ही जानता था वो इस तरह क्यों रो रही है। कुछ ही देर में वो सब खानवेला पहुंच के हाले को अर्श के कमरे में ले जाया गया। वो अब भी सिसकियों में रो रही थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, लेकिन इसने ऊपर नहीं देखा। अर्श इसके करीब बेड पर बैठा। इसके बैठते ही वो थोड़ा खुद में सिमटी। अर्श ने दरवाजे से एक मखमली डबिया निकाली और इसे खोला। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लॉकेट था, जिस पर उर्दू में अंतुल हब लिखा था। दोनों के नाम का पहला हरफ था ए और एच। इसने वो लॉकेट बाहर निकाला और हाले की गर्दन के करीब ले जाकर इजाज़त मांगी। मैं आई, लेकिन इस आगे से खामोशी ही थी। अर्श ने खुद ही वो लॉकेट इसके गर्दन में पहना दिया। हाले के रोने में और शिद्दत आ गई थी, जिसे देख अर्श को बहुत गुस्सा आया खुद पे। हाले रो मत, तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ होती है। अब हालात जैसे भी थे, रुखसती तो हो गई है ना, अब रोना तो बंद करो। अर्श इसके आंसू साफ करते बोला, आई हेट यू। वो हिचकियों के दरमियान बोली तो मुकाबिल के लबों पर मुस्कुराहट
मुस्कुराहट आ गई। बट आई लव यू, वो लहजे में शरारत लिए बोला। आप बहुत बुरे हैं, वो मिनमिनाई। मालूम है, लेकिन जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ। वो इसे तंग करते बोला। हमें आपसे मोहब्बत नहीं है। वो इसके तंग करने से जिच होते बोली। जानता हूँ तुम्हें मुझसे इश्क है। वो किद्दत से इसकी पेशानी पर बोसा देते बोला। हाले भी आंखें बंद की इसके लम्स को महसूस करने लगी। क्या था ये शख्स, वो खुद भी नहीं समझ पाई थी। वो इससे नाराज़ भी नहीं रह सकती थी। लेकिन तुम्हारा इश्क मेरे जुनून के आगे कुछ नहीं। तुम्हारे लिए मैं बहुत जुनूनी बंदा हूँ और इस जुनून के आगे मैं कुछ नहीं दिखता। 1 साल तुमने मुझे मेरी मोहब्बत की सज़ा दी। 1 साल तुमने मुझे नज़रअंदाज किया और कुछ दिन मैंने 1 साल जितना तड़पाया है, मुझे जितनी अज़ियत दी है, दिल तो चाहता है कि तुम्हें भी दूँ, लेकिन तुम मेरी अज़ियत बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वो इसे अपने सहन में जकड़ रहा था। लेकिन आप तो जीनी से मोहब्बत करते हैं। हाले को यकदम जीनी का ख्याल आया तो पूछ लिया, वट, ऐसा किसने कह दिया तुमसे? इसकी बात सुनकर वो हैरत से इसे देखने लगा। हमने खुद सुना था, आप इसको कह रहे थे कि हाले ने इस दिन वाली गुफ्तगू के बारे में याद करके कहा। इसके ऐसा कहने से अर्श ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो इसे अपनी और जीनी की इस दिन वाली गुफ्तगू याद आ गई कुछ दिन पहले। तुम बताओ, तुम कब बताओगे इसे और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुझे? जिनी ने अर्श को देखते कहा। बहुत जल्द, अर्श ने संजीदगी से जवाब दिया। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। अर्श, वो कितनी मासूम है, मेरा दिल नहीं करता इसे ऐसे दुखी देखने को। तुम अब ज्यादती कर रहे हो इसके साथ, मैं खुद बता दूंगी। नहीं तो, जिनी ने कहते धमकी दी। इसे अर्श ने हवा में उड़ा दिया। तुम मेरी दोस्त हो या इसकी? और ख़बरदार, जो बताया मैं मुनासिब वक्त आने पर खुद इसे बताऊंगा। जहाँ 1 साल का इंतज़ार किया है वहाँ कुछ पल और सही, अर्श ने कहते साथ नज़र बाहर की जानिब की, जहाँ इसे हल्का सा आंच दिखा जो हाले नूर का था। हल्का सा आंचल दिखा जो हाले नूर का था, जिसका इसने कुछ सही नोटिस ना लिया। और यही हाले हमेशा की तरह आधी बात सुनकर शौक में मुब्तला हो गई। हाल, उफ हाले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर पूरी बात सुन लेती तो इतना रोना ना पड़ता। वो हाले की अक्ल पर अफसोस करते बोला, जो हमेशा सही वक्त पर पे काम ना आती। तो क्या वो जो आप कह रहे थे वो सच नहीं था? हाले हैरानी से बोली, सच सच था, लेकिन आधा। वो हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। दरअसल जिनी मेरी दोस्त है। जब मैं लंदन गया था तभी इससे मेरी दोस्ती हुई थी और फिर मैं इसे पाकिस्तान ले आया ताकि तुमसे 1 साल का बदला लूँगा। लेकिन एक आप हैं मोहतरमा, जो आधी अधूरी बात सुनकर वहमो गुमान खुद ही करने लगती हैं। वो सारी बात बताते आखिर में इसके गाल खींचते बोला, आप सच में बहुत बुरे हैं अर्श। वो इसकी बात सुनकर इसके बाजू पर थप्पड़ झड़ते बोली और मुस्कुराने लगी। इसकी मुस्कुराहट अर्श को बहुत पसंद थी। अंततः तुम मोहब्बत हो, जहर खुंदा इश्क, जहर खुंद अत इश्क अस्त, क्योंकि तुम्हारा हंसना मोहब्बत है। वो उसके चेहरे के पास अपना चेहरा की आसगी से बड़बड़ाया, जबकि इसके इस इजहार पर वो शर्मा का चेहरा इसके सीने में छुपा गई। हाँ हाँ, मेरी सब्ज़ आंखों वाली बिल्ली, अर्श से अपने खसार में लेते बोला। अगले दिन इनका वलीमा था। ऑफ वाइट लहंगे में बालों को पिन किए, दुपट्टा सलीके से सेट किए, हल्के मेकअप में वो नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी, जबकि अर्श ने ब्लैक 3 पीस ही पहन रखा था। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मुकम्मल लग रहे थे। इन्हें देख के ज़ारा खान ने माशाल्लाह कहते इनकी नज़र उतारी थी। दोनों एक साथ बैठे मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। आखिर वलीमे का फंक्शन भी इख्तिताम को पहुंचा। सभी आज थक चुके थे। हाले तो आते साथ ही ड्रेस चेंज करके सो गई। अर्श जब कमरे में आया तो मज़े से सो रही थी। अर्श भी इसे जगाना समझकर फ्रेश होकर मुनासिब ना समझकर फ्रेश होके सो गया। सुबह नाश्ते के दौरान जहान खान ने इन्हें मशा दिया कि वो कहीं आउटिंग पर हो आए। असफंद खान ने भी हाँ में हाँ मिलाई। अर्श ने सबके इसरार पर रजामंदी जाहिर की, लेकिन कहाँ जाए ये डिसाइडेड नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस मुश्किल को हाले ने हल कर दिया। हमें मरी जाना है बाबा, हाले ने असफंद खान से कहा। पता था वो इसकी बात नहीं टालने वाले। जैसा नूर चाहेगी वैसा ही होगा। तुम लोग पैकिंग कर लो सामान वगैरह की, आज ही निकलना है तुम लोगों को। असफंद खान ने कहते नूर के सर पर हाथ फेरा। वो रूम में आई और अपनी और अर्श की पैकिंग करने लगी। अर्श की पैकिंग के दौरान अलमारी से कुछ नीचे गिरा, जिससे इसने झुककर उठाया। वो एक ब्रेसलेट था जिस पर ईगल बना हुआ था। ब्रेसलेट को देखे हाले के जहन में झमका सा हुआ। बिल्कुल ऐसा ब्रेसलेट प्रोफेसर आहान की कलाई पर मौजूद था जब वो इनके ऑफिस गई थी। इसे वो दिन याद आया जब अर्श इस्लामाबाद गया था। तब प्रोफेसर आहान की मौजूदगी से अर्श का एहसास दिलाती थी और ऊपर से प्रोफेसर आहान की नीली आंखें। इसका जहन बहुत उलझ गया। इसने ब्रेसलेट अपनी साइड ड्रॉ में रख दिया और अर्श से बाद में इसके मुतालिक पूछने का सोच वो सामान पैक करने लगी। कुछ देर में वो मरी के लिए निकल गए। रास्ता लंबा था तो हाले सो गई। एक लंबे सफ़र के बाद वो मरी की हदूद में दाखिल हो गए। गाड़ी एक कॉटेज के बाहर रुकी। वो दोनों उतरे और सामान लेकर अंदर दाखिल हो गए। ये कॉटेज जितना बाहर से खूबसूरत था, अंदर से इतना ही शानदार। सर्दी के बायस हाले की गाल मज़ीद सुर्ख हो गए। इसने शॉल की
इसने शॉल की हुई थी लेकिन फिर भी सर्दी लग रही थी इसे। अर्श ने आतिशदान में आग रोशन की जिससे थोड़ी घबराहट हुई। सफ़र में थकन के बायस वो जल्दी सो गए। अगले दिन वो मुख्तलिफ जगहों पर घूमे। इन्हें यहाँ आए हफ्ता गुजर चुका था। इस दौरान हाले ब्रेसलेट के मुतालिक भी भूल चुकी थी। आज इनकी वापसी थी। हाले बहुत खुश थी, अपने घर वालों के पास वापस जा रही थी। आखिर चंद घंटों की मुसाफत के बाद वो खानवेला पहुँच के सबसे मिलकर अपने रूम में आकर वो फ्रेश हुई। फ्रेश होने के बाद सारा सामान अलमारी में सेट किया कि तभी से ब्रेसलेट का ख्याल आया। इसने जल्दी से ड्रॉ खोला और इसमें से ब्रेसलेट निकाला। अर्श जो फ्रेश होकर बाहर निकला था, इसके हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर नजर पड़ते हुए जल्दी से इसके पास पहुंचा। इसके हाथ से ब्रेसलेट ले लिया। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अर्श ने ब्रेसलेट अपनी पॉकेट में डालते कहा। हमें मिला तो हमने संभाल लिया, हाले ने जल्दी से कहा। अर्श गर्दन हिलाते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो गया। हमने ऐसा ब्रेसलेट कहीं और भी देखा था, हाले ने इसे देखते कहा। इसकी बात सुने अर्श की हरकत करते हाथ रुके। वो जहन पर जोर देने लगा कि इसने कहाँ गलती कर दी थी, लेकिन कोई बात इसे याद ना आई। ऐसी कहाँ देखा था? इसने किसी एहसास के तहत हाले से पूछा। हमारे एक नए प्रोफेसर आए थे, प्रोफेसर आहान, इनकी कलाई में एक दिन देखा था। आपको पता है इनकी आंखें भी आपकी तरह हैं। कभी कभी हमें लगता था कि आप हमारे सामने खड़े हैं। हाले कुछ सोचते बताने लगी। इसकी बातें सुनकर अर्श को वो दिन याद आया जब इसने पहले दिन से इसे ऑफिस में बुलाया था। तभी इसने ब्रेसलेट पहन रखा था। अर्श ने महज यही कहा और इसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गया। हाले भी इसके पीछे बाहर आ गई। इसे ज़ारा खान से कोई काम था, इसलिए इसका इरादा इनके कमरे में जाने का था, लेकिन अर्श को वहाँ जाता देख वो सोच में पड़ गई कि जाए या ना जाए। फिर कुछ सोचे वो कमरे की जाने बढ़ी, लेकिन कमरे के बाहर पहुंचकर वो रुक गई। जो बात इसे सुनने को मिली इस पे यकीन करना इसे मुश्किल लग रहा था। अर्श अपने कमरे से सीधा असफन खान के पास आया था इनसे बात करने। बाबा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, इसने असफन खान को मुखातिब करते कहा। कहो क्या बात है? असफन खान ने इसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर पूछा। बाबा, मुझे लगता है अब हाले को सच बता देना चाहिए। आपको पता है आज इसने मेरा वही ईगल वाला ब्रेसलेट उठाया हुआ था और बहुत कुछ वो ऐसा कह रही थी कि मैं चाहकर भी इससे झूठ ना बोल पाया। मुझे लगता है बाबा अब सही वक्त आ गया है सच बताने का कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, और वैसे भी अब तो वो मुल्क भी नहीं रहा जिससे मलिक भी नहीं रहा जिससे हाले को ख़तरा हो कोई। अर्श ने असफर खान के पूछने पर सारी बात बताई। हाले ये सब सुनकर शौक थी, इसे अपना सर घूमता महसूस हो और अगले ही पल लहराकर ज़मीन बोस हो गई। असफर खान अभी कुछ कहते कि बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ पे उन्होंने कदम बाहर की जानिब किए, लेकिन दरवाजे से बाहर हाले के बेहोश वजूद को देखकर इन्हें अंदाज़ा हो गया कि वो सब सुन चुकी है। अर्श ने जल्दी से आगे बढ़कर इसे अपनी बाहों में भरा और बाहर निकल गया। पीछे असफर खान और बाकी सब भी निकल गए। इस वक्त सब हॉस्पिटल में थे। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई तो अर्श इनकी तरफ बड़ा। डॉक्टर, मेरी मिसेस कैसी हैं? अब अर्श ने परेशानी से पूछा। देखें, ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बस इन्हें किसी बात का शौक़ लगा है। ऐसी हालत में परहेज़ करें, इन्हें ऐसी बातें बताने का जिनसे इन्हें कोई शौक़ लगे। डॉक्टर ने समझाते कहा। कैसी हालत? अर्श ने नासमझी से पूछा। शी इज़ प्रेग्नेंट, डॉक्टर ने मुस्कुराते बताया। हम मिल सकते हैं इनसे? अर्श ने बेचैनी से पूछा। श्योर, डॉक्टर कहते हुए आगे बढ़ गई। अर्श रूम में दाखिल हुआ तो वो बिस्तर पर नींद दराज थी। इसे देखे हाले ने चेहरा फेर लिया। वो इसके करीब बैठ गया। हाले मोहब्बत से पुकारा। हमसे बात मत करें अर्श, आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। आप सीक्रेट एजेंट हैं और हमें बताना तक गवारा ना किया। हम आपसे खफा हैं। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली। आई एम सॉरी, मैं मजबूर था हाले इस वक्त। अब तो पता चल गया है ना? वैसे भी सारी गलती मेरी नहीं, इस दरियाब से भी पूछो, वो भी बराबर शरीक है। अर्श वाज़ा करते हुए आखिर में दरियाब को भी घसीटते हुए बोला। दरियाब भाई से क्यों? हाले ना समझे से बोली। क्योंकि वो ही दानियाल खान है जो तुम्हारे साथ एक क्लास में था। दरियाब खान उर्फ डीके। क्या वो दानियाल दरियाब भाई थे? हम पहचान ही ना पाए। हाले अफसोस से बोली। छोड़ो इन बातों को, आज मैं बहुत खुश हूँ हाले। ठीक, थैंक यू सो मच मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। अर्श खुशी से इसे गले लगाते बोला, जबकि इसकी बात पे हाले ना समझी से देखने लगी। फिर बात समझ आने पर वह शर्मा कर चेहरा इसके सीने में छुपा गई। हाँ, मेरी सबज आंखों वाली बिल्ली। अर्श इसके गिर्द अपना खसार मजबूत कर गया और मोहब्बत से इसके सर पर बोसा दिया। तुमसे मुझे मोहब्बत है हाले, तब से जब मुझे मोहब्बत के हिज्जे भी मालूम नहीं थे। तुम मेरी ज़िंदगी का कुल सरमाया हो, तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा हो। तुम्हें पाकर मुझे यूँ महसूस होता है और और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। वो इसके चेहरे के करीब अपना चेहरा करके आस्था से बोला, जबकि इस खूबसूरत इजहार मोहब्बत पर हाले शर्मा के इसके सीने में सर छुपा गई। वो इसके लिए बहुत जुनूनी था। हाले को अंदाज़ा हो गया था। अर्श ने इसके गिर्द अपना खसार मजबूत करते इसके सर पर बोसा दे दिया। तो कैसा लगा आपको ये नावल? एक परफेक्ट एक मुकम्मल नावल था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा
मुकम मतलब कि थोड़ी-सी कहानी में गड़बड़ थी, मुझे लगा कि थोड़ा-सा राइटर को एक्सप्लेन करना चाहिए था। तो आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा लाज़मी, क्योंकि इसमें बहुत सी जगहों पे राइटर ने जो है वो थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि वो कैसे ईगल बना और कैसे मतलब कि उसकी यूनिवर्सिटी गया, उसको ज़रा भी पहचान नहीं पाई, और दराब जो दानियाल बना था वो कैसे मतलब कितना टोटली मेकओवर कैसे चेंज किया गया। बहरहाल वीडियो को लाइक लाज़मी कीजिएगा और इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।